इस आदमी को अत्यधिक ईर्ष्या के कारण ईर्ष्या के देवता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उसे एक अद्वितीय S+ रैंक कौशल प्रदान किया गया। कौशल का प्रभाव यह है कि दुश्मन द्वारा मारे जाने के बाद वह अपने उपयोग के लिए सामने वाले के किसी एक कौशल की रैंडम नकल कर सकता है। किम हवांग पूरी तरह से टूट गया। उसे लगा था कि उसने जीवन में आगे बढ़ने का मौका पा लिया है, लेकिन उसके सामने जो आया वह था अत्यधिक निराशाजनक अकेलापन। वह जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। वह पूरी जिंदगी झुग्गी झोपड़ियों में नहीं जीना चाहता था। एक सबसे बेकार रैंक के शिकारी के रूप में वह अग्नि सम्राट की तरह बनना चाहता था, एक शानदार दुनिया का नंबर 1 शिकारी, लेकिन वह केवल सोच ही सकता था। इसके बाद किम हवांग हर दिन शराब पीकर अपना दुख भुलाता था और बेमकसद जीवन जी रहा था। यहां तक कि पब का मालिक भी उसे पसंद नहीं करता था और उसने उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन आज घर लौटते समय किम हवांग को अचानक पास में एक महिला के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह चुपके से वहां की ओर बढ़ा और फिर ध्यान से देखने पर उसने देखा कि वह स्वयं अग्नि सम्राट और ब्लैक ड्रैगन गिल्ड की पवित्र कन्या थी। अग्नि सम्राट ने तिरस्कार के भाव से कहा, नाटक बंद करो मिस पवित्र कन्या। मेरे जाम में जहर मिलाने वाली बात मुझे पहले ही पता चल गई थी। अगर मेरे पास कौशल नहीं होता तो शायद मैं वास्तव में तुम्हारे जैसे स्लट के हाथों मर जाता। जादूगरनी ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन अग्नि सम्राट ने उसका गला पकड़ लिया। यह सब देखते हुए किम हवांग पीछे छिपकर थरथर कांप रहा था। उसकी सांस तक नहीं निकल पा रही थी और पवित्र कन्या भी जानती थी कि वह अग्नि सम्राट का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उसने विरोध नहीं किया। दर्द भरी चीखों के साथ पवित्र कन्या आग की लपटों में मर गई। इस समय किम हवांग के मन में अग्नि सम्राट की नायक वाली छवि तुरंत ढह गई। पता चला कि शिकारियों का असली चेहरा इतना भयानक है। किम हवांग वहां और नहीं रुकना चाहता था। वह मुड़ा और भागने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर बियर की बोतल पर पड़ गया और वह टूट गई। आवाज सुनकर अग्नि सम्राट ने तुरंत किम हवांग को देख लिया और फिर से वही तिरस्कार भरा चेहरा बना लिया। मजाक उड़ाते हुए, मत भागो छोटे चूहे। किम हवांग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह बस अपनी जान बचाकर आगे भागता रहा, लेकिन अत्यधिक डर के कारण अंततः वह जमीन पर गिर गया। उसने अग्नि सम्राट से अपनी जान बख्शने की भीख मांगी और जोर से चिल्लाया कि उसने कुछ नहीं देखा। लेकिन अग्नि सम्राट कैसे विश्वास कर सकता था। उसने उसका गला पकड़ा और पूछा कि उसे किसने भेजा है। किम हवांग ने कहा कि वह वास्तव में बस वहां से गुजर रहा था। विश्वास नहीं होता तो अपने झूठ पकड़ने वाले कौशल से पुष्टि कर लो। उसे नहीं पता था कि यह कहते ही अग्नि सम्राट ने उसका हाथ छोड़ दिया। उसने कहा कि उसने पहले ही पुष्टि कर ली है कि इस लड़के की बातें पूरी तरह सच हैं। हालांकि अगले ही पल उसका चेहरा फिर बदल गया। लेकिन वैसे भी तुमने सब देख लिया है, तो फिर बुरा न मानते हुए तुम्हें मार ही देता हूं। अंततः किम हवांग अपने ही आदर्श के हाथों मारा गया, लेकिन उसका जीवन वास्तव में समाप्त नहीं हुआ था और किम हवांग का पैसिव कौशल सक्रिय हो गया था। वह अग्नि सम्राट के किसी एक कौशल की रैंडम नकल कर लेगा। कौशल कार्ड चुनने की प्रक्रिया के साथ किम हवांग लड़खड़ाते हुए अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है। इस बार उसने फिर से एक सुनहरा कार्ड पकड़ा। रोशनी के एक झोंके के बाद किम हवांग ने अचानक अपनी आंखें खोली। वह डर गया यह देखकर कि वह अपने घर में पुनर्जीवित हो गया है, और वह भी मरने से एक दिन पहले। फिर उसने जल्दी से अपना कौशल कार्ड देखा। जब किम हवांग ने इस रिग्रेसर कौशल को देखा तो वह तुरंत समझ गया। दरअसल अग्नि सम्राट को पता था कि जादूगरनी ने उसके जाम में जहर मिलाया है, क्योंकि पवित्र कन्या द्वारा जहर दिए जाने के बाद वह एक दिन पहले में वापस आ गया था। लेकिन यह सोचते ही किम हवांग को बहुत गुस्सा आया। धिक्कार है, मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर मुझे क्यों मारना था? चूंकि अब यह दुश्मनी हो गई है तो अब मेरे बदले का इंतजार करो। तभी बाहर भीड़ अचानक चिल्लाने लगी, आग लग गई है, आग लग गई है। किम हवांग ने जल्दी से दरवाजा खोला और देखा कि सभी लोग आग बुझाने के लिए उस स्थान की ओर जा रहे थे। फिर किम हवांग भी भीड़ के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और अपने फोन का समय देखा, और यह समय ही वह था जब अग्नि सम्राट पवित्र कन्या को मारकर सबूत मिटा रहा था। कुछ मिनटों के बाद अग्नि सम्राट आग वाली जगह पर पहुंचा।
सभी लोग अग्नि सम्राट की फोटो खींच रहे थे और उसका स्वागत कर रहे थे। लेकिन उसने दिखावे के लिए भीड़ से पूछा, अगर मैं आग बुझाने में मदद करूं तो मुझे इसके बदले में क्या फायदा मिलेगा? यह सुनकर किम हवांग गुस्से से दांत पीसने लगा। आग तो तुमने खुद लगाई है और फायदा मांगने की हिम्मत कर रहे हो। लेकिन लोग अग्नि सम्राट के असली चेहरे से अनजान थे। वे केवल इतना जानते थे कि अग्नि सम्राट एक गुस्सैल और सीधा बोलने वाला नायक है। अग्नि सम्राट का वह ढोंगी चेहरा देखकर किम हवांग को और भी यकीन हो गया कि उसे मारना ही होगा। उसने भीड़ से बाहर निकलकर चाकू लेकर सीधे अग्नि सम्राट की ओर कदम बढ़ाए। फिर वह तेज कदमों से उसकी ओर झपटा। हालांकि उसका असली निशाना अग्नि सम्राट नहीं था, बल्कि वह खुद था। दहकती हुई आग के बीच किम हवांग सबके सामने तड़पकर मर गया और बिना किसी आश्चर्य के वह फिर से एक दिन पहले वापस आ गया। क्योंकि किम हवांग का शिकारी स्तर न्यूनतम तक पहुंच गया था, इसलिए इस पुनर्जन्म का कोई दुष्प्रभाव नहीं था। अभी उसकी शक्ति बहुत कम है। अगर अग्नि सम्राट को मारना है तो उसे कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। तभी किम हवांग को बगल में रखे खंजर की ओर ध्यान गया। उसके मन में तुरंत एक सटीक विचार आया। पहले उसने टीवी साक्षात्कार में सुना था कि अग्नि सम्राट ने अपनी पहली शक्ति जागृत होने के दिनों के बारे में बताया था। किम हवांग को वह समय अच्छी तरह याद था। वह 11 साल पहले की 7 जून थी, यानी 4050 दिन पहले। इस तरह 4000 दिन पीछे जाने के लिए किम हवांग ने आत्महत्या का रास्ता अपनाया। बार बार मृत्यु के कारण जागना उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रताड़ित कर रहा था। लेकिन अग्नि सम्राट का वह चेहरा याद करके किम हवांग को लगा कि यह सब सार्थक है। जैसे जैसे समय पीछे जा रहा था, किम हवांग की मृत्यु की संख्या 4049 तक पहुंच गई। अंततः अपनी आखिरी आत्महत्या के बाद वह अग्नि सम्राट की शक्ति जागृत होने वाले दिन वापस आ गया। शरीर और मन से थक जाने के बाद वह दीवार के सहारे झुक गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद कपड़े पहनकर वह बाहर निकल गया। इस बार वह अग्नि सम्राट को उसके जन्मस्थान पर ही खत्म कर देगा। इसके बाद किम हवांग ने लियू यान का ठिकाना ढूंढ लिया। कुछ दिनों की गुप्त निगरानी के बाद किम हवांग उसकी दिनचर्या समझ चुका था। वह हर दिन दोपहर में उठता था और फिर दोपहर में टावर की दूसरी मंजिल पर कुछ म्यूटेंट राक्षसों से लड़ता था। लेकिन आज उसके जीवन में राक्षसों से लड़ने का आखिरी दिन था। फिर किम हवांग ने म्यूटेंट राक्षस का लाल तरल पदार्थ अपने ऊपर लगा लिया। योजना को अंजाम देने के लिए तैयार होकर टावर की 6ठी मंजिल पर पहुंचा। लियू यान आराम से रास्ते पर चल रही थी। अचानक पीछे से एक आदमी ने उसे रोका। पीछे मुड़कर देखा तो वह स्वयं किम हवांग था। उसने ऐसा नाटक किया जैसे उस पर भेड़ियों ने हमला किया हो और लियू यान से खुद को बचाने के लिए दवा मांगी। हालांकि लियू यान वैसी ही थी जैसी हमेशा थी। बिना पैसे दिए मुफ्त में इलाज चाहिए। मुझे लगता है तुम बस वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं करते। मैं कोई संत नहीं हूं। जल्दी से पैसे निकालो। किम हवांग ने कहा कि मैं तुम्हें 20 सोने के सिक्के देता हूं। जल्दी से मुझे दवा दे दो। हालांकि उसने लियू यान की बात का गलत मतलब निकाल लिया था। उसे जो चाहिए था वह थोड़े से सिक्के नहीं थे, बल्कि किम हवांग के पास मौजूद सारा धन था। फिर उसने झपटकर किम हवांग को पकड़ा और उसके शरीर में तलाशी लेने लगी। बटुए में बिखरे हुए 60 से अधिक सोने के सिक्के देखकर लियू यान ने उसका सिर पकड़ा और मजाक उड़ाते हुए कहा, शुक्रिया। मैं इन पैसों को बड़ी मुश्किल से स्वीकार कर लेती हूं। यह ऐतिहासिक क्षण बिल्कुल वैसा ही था जैसे किम हवांग के मरने के समय हुआ था। इससे भी बुरा यह था कि लियू यान का उसे दवा देने का कोई इरादा ही नहीं था। उसने पलटकर जहरीले तीर निकाले और किम हवांग की ओर चलाने लगी। लेकिन अगले ही पल एक नाटकीय घटना घटी। किम हवांग ने एक जोरदार घुटने से उसके निचले हिस्से पर वार किया। जब लियू यान दर्द से तड़प रही थी, किम हवांग ने तुरंत खंजर निकाला और बड़ी सफाई से उसका गला काट दिया। जमीन पर गिरी लियू यान से खून बह रहा था। वह कोई आवाज नहीं निकाल पा रही थी। किम हवांग ने उसे जीने का जरा भी मौका नहीं दिया। वह आगे बढ़ा और 50 से अधिक वार किए, इस डर से कि कहीं उसका कौशल जागृत होकर वह जीवित न हो जाए। इस अनुभव के बाद किम हवांग को आखिरकार समझ आ गया कि यह इंसान एक क्रूर हत्यारा है। इससे पहले उसने न जाने कितने लोगों को मारा होगा। क्या बकवास है, दुनिया का नंबर 1 शिकारी। इतना महान बनने का ढोंग मत करो।
अपना गुस्सा निकालने के बाद किम हवांग शांत हो गया। उसके पीछे लाल भेड़ियों का एक झुंड आ गया था। भेड़ियों को लार टपकाते देख किम हवांग समझ गया, इसे तुम लोगों के खाने के लिए छोड़ देता हूं। इसे रखने से धरती प्रदूषित होगी। देखते ही देखते रात हो गई। किम हवांग बेसब्री से पब में जाकर पीने पहुंचा। पिछले 20 वर्षों में वह पहली बार इतना खुश था। जब वह सोच रहा था कि भविष्य में इस शक्ति के सहारे वह अमीर कैसे बनेगा, तभी एक सूट पहने हुए और स्पोर्ट्स शूज पहने हुए एक हट्टे कट्टे अंकल दरवाजा खोलकर अंदर आए। देखते ही पब के लोग आपस में कानाफूसी करने लगे और किम हवांग भी बहुत जिज्ञासु था कि यह व्यक्ति कौन है। लेकिन जब उसने टीवी पर बताए गए उस व्यक्ति को देखा तो वह तुरंत स्तब्ध रह गया। यह अंकल ही रैंकिंग में नंबर 1 पर रहने वाले व्यक्ति थे। ब्लेड सेंट तलवार संत को अपने पास देखकर किम हवांग ने तुरंत अपने कौशल के बारे में सोचा। अगर वह एक बार ब्लेड सेंट के हाथों मारा जाए तो उसे निश्चित रूप से एक अद्भुत कौशल प्राप्त होगा। अचानक उस बूढ़े ने जोर से चिल्लाया और सामने की खाली हवा पर डांटने लगा। किम हवांग को समझ नहीं आया कि उसे क्या हुआ है। शायद उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। फिर उसने यूं ही अपने फोन पर फोरम देखा और पाया कि वहां जानकारी दी गई थी कि ब्लेड सेंट का सामना करते समय किन बातों को नहीं कहना चाहिए। अफवाह है कि शिकार के मैदान में कुछ लोगों का ब्लेड सेंट से विवाद हुआ था। उनमें से एक ने बेवकूफी से ब्लेड सेंट का मजाक उड़ाया था। उसे एक भूलक्कड़ पागल की तरह कहा था और यहां तक कहा था कि उसके वंशज भी अच्छे नहीं होंगे। परिणामस्वरूप ब्लेड सेंट की हत्या की भावना जाग उठी और उसने एक ही वार में उस आदमी को बीच से काट दिया। यह सब देखकर किम हवांग को तुरंत एक प्रेरणा मिली। उसे गुस्सा दिलाने का यह एक अच्छा तरीका होगा। शोर शराबे के साथ ब्लेड सेंट ने सोने के सिक्के मेज पर पटके और गुस्से में मुड़कर चले गए। उनके जाने के बाद पब के लोग बातें करने लगे। वह लगातार खुद से बातें कर रहे थे। उन्हें संदेह था कि उन्हें मानसिक बीमारी है। किम हवांग भी उनके पीछे चल दिया, तुरंत उसके पीछे चल दिया। जैसे ही उसने तलवार के संत स्वॉर्ड सेंट के कौशल की नकल करने के बारे में सोचा, उसका दिल धड़कने लगा। वह बहुत उत्सुक था कि इस युग के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति तलवार के संत के पास कौन से कौशल होंगे। लेकिन जैसे ही वह तलवार के संत के पीछे चल रहा था, वह अचानक बोलने लगा, पीछे छिपे लड़के बाहर आओ। जिन्हवान के मन में थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन फिर भी उसने शिष्टाचार के नाते तलवार के संत का अभिवादन किया। हालांकि तलवार के संत मुस्कुराया। क्या तुम अभी भी नाटक करने का इरादा रखते हो? खुद को जानबूझकर उजागर करना और फिर मेरे करीब आना। वाकई एक शीर्ष हत्यारा हो। जिन्हवान को यह सुनकर थोड़ा भ्रम हुआ। मैं तो बस रास्ते भर उसका पीछा कर रहा था और मैंने कुछ और नहीं किया, और मैंने अभी तक उसके वंशजों का जिक्र भी नहीं किया है। फिर भी वह मुझे मारने वाला है। जिन्हवान डर के मारे पीछे हटने लगा। उसने जल्दी से स्पष्ट किया कि वह कोई शीर्ष हत्यारा नहीं है, बस एक साधारण इंसान है। इस समय तलवार के संत ने और छिपाना ठीक नहीं समझा। अपनी तेज तलवार निकालकर कहा, मेरे पास कई प्रकार के कौशल हैं। उनमें से एक यह देख पाना है कि सामने वाले ने कितने लोगों को मारा है। जिन्हवान समझ गया। असल में यह इसलिए था क्योंकि उसने फ्लेम एम्परर को मार दिया था, जिसकी वजह से यह गलतफहमी हुई थी। उसने घबराते हुए तलवार के संत को बताया कि उसने मजबूरी में ऐसा किया था। हालांकि तलवार के संत ने आधा सुनते ही उसे बीच में ही टोक दिया और उसे बेशर्म कहते हुए फटकार लगा दी। झूठ बोलने वाला, कैसी मजबूरी है यह? तुम्हारे सिर के ऊपर दिख रहे 4091 हत्या के कौशल, मैं उन्हें बिल्कुल साफ देख सकता हूं। तलवार के संत को यह नहीं पता था कि वास्तव में ये जिन्हवान के हत्या के कौशल नहीं थे, बल्कि उसके आत्महत्या करने की संख्या थी। लेकिन अब कुछ भी कहना स्पष्ट करने के लिए काफी नहीं था। जिन्हवान ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन तलवार के संत ने उसे भागने का मौका ही नहीं दिया। सीधे उसके गले की ओर एक घातक वार किया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह इस हमले से बच गया, लेकिन अगले ही पल उसका पैर गलती से एक पत्थर पर पड़ गया और वह जमीन पर लुढ़क गया। जैसे ही तलवार के संत ने उसे मार डालने के लिए अपनी लंबी तलवार उठाई, तलवार के संत के बगल में मौजूद उस अदृश्य व्यक्ति ने अचानक उसे रोक दिया। कहा कि पहले उसे पकड़कर पूछताछ करते हैं और फिर तय करेंगे।
लेकिन बूढ़ा बहुत जिद्दी था। वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जब जिन्हवान ने एक बार फिर इस अजीब दृश्य को देखा तो उसे विश्वास हो गया कि तलवार के संत का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, बल्कि वास्तव में इस तरह के विशेष कौशल मौजूद हैं। उसने सोचा, चूंकि बात इतनी बढ़ चुकी है कि सुधारी नहीं जा सकती, तो क्यों न बूढ़े को मुझे मारने ही दिया जाए। इसलिए उसने उसके परिवार का अपमान करना शुरू कर दिया। आपके वंशज कैसे हैं? सुना है आप पहले उत्तरी यूरोप के कुलीन थे। लेकिन जितने प्रभावशाली परिवार होते हैं, उतनी ही आसानी से लुटेरे उन पर नजर रखते हैं। वहां निश्चित रूप से शांति नहीं होगी। हो सकता है कि आपके पोते पोतिया, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, बूढ़े ने तलवार चलाई और सीधे उसका सिर काट दिया, जो हवा में घूम गया। इस क्षण उसने तलवार के संत के वार करने की गति तक नहीं देखी थी। जिन्हवान वास्तव में बहुत ईर्ष्या महसूस कर रहा था। कब वह ऐसा महाशक्तिशाली बन पाएगा? मृत्यु के आगमन के साथ जिन्हवान के कौशल का प्रभाव उम्मीद के मुताबिक सफल रहा। अब कौशल कार्ड चुनने का सबसे रोमांचक चरण आ गया था। जब उसे लगा कि उसे फिर से सुनहरा कार्ड मिलेगा, तो वह अचानक सुन्न रह गया। इसमें कोई सुनहरा कार्ड नहीं था। सब चांदी और तांबे के साधारण कौशल कार्ड थे। और इस दृश्य ने उसे एक बार फिर तलवार के संत की ताकत का एहसास कराया। असल में वह बूढ़ा हमेशा अपनी खुद की ताकत के दम पर शिखर पर पहुंचा था, न कि तरह जो जादुई कौशल कार्ड के सहारे ऊपर पहुंचा था। हालांकि जिन्हवान थोड़ा निराश था, लेकिन ध्यान से सोचने पर इन कार्डों में भी निश्चित रूप से विशेष कौशल होंगे। उसने मन ही मन प्रार्थना की, मुझे एक कॉम्बैट प्रकार का कौशल दे दो। फिर उसने तेजी से एक चांदी का कार्ड पकड़ा। चयन पूरा करने के बाद समय वापस 24 घंटे पहले पर चला गया। वह उठा और जल्दी से स्टेटस बार देखने के लिए खोला। परिणाम स्वरूप वह फिर से एक निष्क्रिय पैसिव कौशल था। सौभाग्य से यह एक संचयी स्टैकिंग कौशल था और इसका स्तर भी काफी अच्छा था। जब जिन्हवान इस कौशल के प्रभाव के बारे में सोच रहा था, तभी पास में किसी ने शिकायत की, बूढ़े आदमी, मैंने कितनी बार कहा है रात को बाहर जाने के बाद अभ्यास करना। अभी मुझे सोने से मत जगाओ। जिन्हवान दंग रह गया। कौन हो तुम यार? जिन्हवान और लाल बालों वाले आदमी की नजरें मिली। स्थिति बहुत अजीब हो गई। आदमी ने उत्सुकता से जिन्हवान को देखा। तुम मुझे देख सकते हो। वैसे यह कैसी टूटी फूटी झोपड़ी है, चूहे के बिल जैसी। और उसने मार्कस से पूछा, वह बूढ़ा कहाँ गया? जिन्हवान ने उत्तर दिया, जिस बूढ़े की तुम बात कर रहे हो वह तलवार का संत है क्या? लाल बालों वाले ने बताया कि वह तो बस एक नौसिखिया है। तुम उसे तलवार का संत कहकर बहुत ज्यादा सम्मान दे रहे हो। जिन्हवान को यकीन नहीं हुआ। उसने तलवार के संत को नौसिखिया कहा। फिर उसने जल्दी से कौशल पट्टी खोलकर स्थिति देखी। परिणाम देखकर वह चौंक गया। कौशल विवरण, यह व्यक्ति दूसरी दुनिया से आया है। अपने जीवन काल में उसने विशाल मीनार जायंट टावर की पहली 99 मंजिलें पार की थीं। लेकिन 120 मंजिल पार न कर पाने के कारण उसे जीवन भर का पछतावा रहा और वह एक प्रेत आत्मा बन गया। सीधे शब्दों में कहें तो यह एंटी इन्फ्लेमेटरी रिंग की दवा जैसा था। जिन्हवान के पसीने छूट गए। इस आदमी का प्रभाव तो बहुत बड़ा है। उसने कांपते हुए लाल बालों वाले से कहा, माफ करना, मैंने गलती से तुम्हारी नकल कर ली। अब तुम मेरे हो। यह सुनते ही लाल बालों वाले के होश उड़ गए। पूरा माहौल ही बदल गया। पूरा दृश्य ही बदल गया। वह चिल्लाया, तुम क्या कह रहे हो? जल्दी से उस बूढ़े को वापस करो। अगर तुम नकल कर सकते हो तो उसे रद्द भी कर सकते हो। आजकल 7 दिनों की बिना शर्त वापसी का चलन है न? जिन्हवान ने कहा, यह मेरे नियंत्रण में नहीं है। सच में कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद आदमी कमरे में रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। वह लगातार शोर मचा रहा था। चाहे जो भी हो, उसे वापस जाना है। जिन्हवान को तुरंत समझ आ गया। तभी तो तलवार का संत हमेशा इतना गुस्सैल रहता है। अगर बगल में ऐसा शोर मचाने वाला व्यक्ति हो तो कौन रोज बर्दाश्त कर पाएगा? लेकिन ऐसा सोचते ही जिन्हवान अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वह लाल बालों वाले के सामने फूट फूट कर रोने लगा कि उसने पूरी जिंदगी तलवार के संत से छिपने की कीमत चुकाई, लेकिन बदले में उसे यह कौशल मिला। लाल बालों वाले को कुछ समझ नहीं आया।
बूढ़ा तो एक अच्छा इंसान है, तुम उससे क्यों छिप रहे हो? जिन्हवान ने बताया, क्या तलवार के संत के पास एक कौशल नहीं है जिससे सामने वाले के हत्या की संख्या देखी जा सकती है? और मेरे सिर के ऊपर 4091 बार दिख रहा है। इस भयानक संख्या को सुनकर लाल बालों वाले के चेहरे पर घृणा आ गई। ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो एक नौसिखिए जैसे दिखते हो, तुम इतने लोगों को कैसे मार सकते हो? फिर जिन्हवान ने अपना कौशल और पिछली घटनाओं का पूरा मामला उसे सुनाया। जिन्हवान की कहानी सुनने के बाद लाल बालों वाले के मन में उसके प्रति सम्मान पैदा हुआ। बदला लेने के लिए उसने खुद को 4000 से अधिक बार मारा। कोई भी इसे देखकर हैरान रह जाए। तुरंत लाल बालों वाले ने उसे खड़ा किया और उसके पास खड़े होकर उसे ध्यान से देखने लगा। मुंह से बुदबुदाया, यह एक अच्छा उम्मीदवार लग रहा है। अंत में उसने जिन्हवान से पूछा, लड़के, क्या तुम शक्तिशाली बनना चाहते हो? फिर दोनों विशाल मीनार की पहली मंजिल पर पहुंचे। लाल बालों वाले ने उसे अपना हुनर दिखाने को कहा। कुछ शेपशिफ्टर्स को मारकर देखो। इसके बाद जिन्हवान ने तबाही मचा दी। उसने शेपशिफ्टर्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए। खत्म करने के बाद वह स्टाइल मारना नहीं भूला। हालांकि वे बहुत ही कमजोर राक्षस थे, फिर भी लाल बालों वाला उसकी बहुत सराहना कर रहा था। और इसी समय लाल बालों वाले ने भी अपना दिल खोल दिया और अपनी कहानी सुनाई। असल में वह दूसरी दुनिया के प्राचीन काल में रहता था। वहां लाल बालों वाले को हर कोई जानता था। लोग उसे जासूस स्पाई कहते थे। यह सुनकर जिन्हवान को खुशी भी हुई और दुख भी। उसने जासूस से कहा, लड़ाई के मामले में मैं पूरी तरह से कमजोर हूं, मुझमें कोई प्रतिभा नहीं है, शायद मैं तुम्हें निराश कर दूंगा। हालांकि जासूस ऐसा नहीं सोचता था। इसके विपरीत उसने माना कि जिन्हवान में बहुत क्षमता है। लेकिन यहां क्षमता का मतलब लड़ाई नहीं था, बल्कि उसकी मृत्यु से न डरने वाली अनूठी भावना थी। सामान्य लोग लड़ते समय अनजाने में खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन्हवान अलग है। 4000 से अधिक बार आत्महत्या करके लौटने के बाद अब वह किसी भी मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरता है। और यह अद्वितीय क्षमता जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसलिए जासूस को लगा कि जिन्हवान बहुत अद्भुत है। इन प्रेरक शब्दों को सुनने के बाद जिन्हवान के मन में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। अब तक वह अस्तित्वहीन निचला स्तर का बेकार इंसान था। अब आखिरकार किसी ने उसे पहचान लिया था। फिर जासूस ने पूछा, जब बूढ़े ने तुम्हें मारा था तो तुम्हारे मन में क्या विचार थे? हालांकि उस समय जिन्हवान ने ज्यादा नहीं सोचा था। बस उसे लगा था कि उस समय आसमान का चांद बहुत सुंदर था। यह जवाब सुनकर जासूस हंसते हंसते लोटपोट हो गया। अच्छे लड़के, तुम वाकई बहुत दिलचस्प हो। क्योंकि तुमने बूढ़े के कौशल की नकल कर ली है, तो उसके पास भी निश्चित रूप से दूसरा मैं मौजूद होगा। मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि तुम दोनों में से कौन सबसे महान शिकारी बनेगा। तो मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मैं तुम्हें उससे आगे बढ़ने में मदद करूंगा, शिकारियों की एक अभूतपूर्व ऊंचाई तक। हालांकि अगली सुबह तक जल्दी उठो और प्रशिक्षण लो, जल्दी उठो। जिन्हवान शोर से तंग आ गया था। वह अचानक उठा और गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम मुर्गे हो या कोई और? भाई, अभी सुबह के 4 ही बजे हैं। जासूस ने तिरस्कार के साथ कहा, क्या तुमने सुबह 4 बजे का लॉस एंजल्स देखा है? केवल अनुशासित पुरुष ही शक्तिशाली बन सकते हैं। हालांकि जिन्हवान इस बात को नहीं मानता था और उसने उसका मजाक भी उड़ाया। तभी तो तलवार का संत रोज इतनी कड़ी मेहनत करता है। शायद इसलिए क्योंकि तुम बहुत शोर मचाते हो। जासूस ने कहा, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मुझे मार डालो, वरना मैं तुम्हारे कान में शोर मचाता रहूंगा। जिन्हवान पूरी तरह निरुत्तर हो गया। आखिरकार वह एक कमीना भाई है। वह अब गुंडागर्दी क्यों कर रहा है? कमीने भाई की जिद को वह टाल नहीं सका। किम हवान आखिरकार बिस्तर से उठ ही गया और सुबह की दौड़ के लिए सड़क पर आ गया। उसके बाद वह कमीना भाई पूरे रास्ते बड़बड़ाता रहा। बात करते करते उसने किम हवान को बताया, अगर तुम्हारे जैसी कीचड़ को दीवार पर चढ़ाना है तो निश्चित रूप से बहुत सारा पैसा खर्च करना होगा। इसलिए चलो हम लॉटरी खरीदते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों मर्चेंट एलायंस पहुंचे। फिर किम हवान ने लॉटरी टिकट बिल्ली के कान वाले लड़के को दे दिया। पास में खड़ा कमीना भाई शिकायत कर रहा था,
यहाँ के सारे कर्मचारी पागल हैं क्या? सबने बिल्ली के कान क्यों पहन रखे हैं? जब बिल्ली के कान वाले लड़के ने लॉटरी टिकट खोला तो वह दंग रह गया। आपने वास्तव में प्रथम पुरस्कार जीता है। किसी के जीतने की खबर सुनकर भीड़ में अचानक शोर मच गया। यहां मैं नहीं बताऊंगा। शायद आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किम हवान प्रथम पुरस्कार क्यों जीत सका। जीतने वाले नंबर की पुष्टि करने के बाद लड़का घबराकर प्रभारी को सूचित करने गया। फिर एक अधेड़ व्यक्ति वहां आया और किम हवान को ऊपर बैठने के लिए आमंत्रित किया। वीआईपी स्वागत कक्ष के दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजा खोलते ही किम हवान सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। हे भगवान, ये कितने सारे सोने के सिक्के हैं। इन चमकते हुए सोने के सिक्कों को देखकर किम हवान को अपनी झुग्गी झोपड़ी वाली पुरानी जिंदगी याद आ गई। पहले उसका जीवन का लक्ष्य बहुत सारा पैसा कमाना था ताकि वह पूरी जिंदगी आराम से बिता सके। हालांकि इन घटनाओं के सिलसिले के बाद उसके जीवन का रास्ता बदल चुका था। अब विशाल मीनार को जीतना ही उसका अंतिम लक्ष्य है। फिर उसने प्रभारी से कहा, इन सारे पैसों को तिजोरी में जमा कर दो और साथ ही एक और चीज खरीद लो, आपके मर्चेंट एलायंस के द्वितीय श्रेणी के मानद सदस्य का पद। कमीना भाई मुस्कुराया, तुम सच में बहुत चतुर हो। कॉम्बैट ग्रुप के संरक्षण के साथ तुम्हारा आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। किम हवान ने कहा कि यह तो स्वाभाविक है। अगर मैं यान दी के पुराने रास्ते पर चला तो जल्द ही सभी बड़े कॉम्बैट ग्रुप मुझे निशाना बनाएंगे, चाहे ताकत कितनी भी क्यों न हो। पता नहीं किस दिन कोई साजिश रच दे। इसलिए चुपचाप विकास करना ही सबसे समझदारी भरा विकल्प है। सुरक्षा के लिहाज से अंत में किम हवान ने प्रभारी से यह भी कहा कि उसकी विजेता वाली पहचान गुप्त रखी जाए। हालांकि किम हवान का उदय अभी शुरू ही हुआ है। अब वह इन पैसों के साथ एक बड़ा काम करने वाला है। लेकिन हाथ में आया पैसा अभी गर्म भी नहीं हुआ था कि वह उड़ने वाला था, क्योंकि किम हवान को अब ताकत बढ़ाने के लिए गोलियों और गुप्त किताबों की सख्त जरूरत थी। इसका मतलब था कि इसके लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होगी। किम हवान ने इसे मामूली बात समझा। कुछ गोलियों पर कितना पैसा खर्च होगा? कमीना भाई धूर्तता से मुस्कुराया। तुम थोड़ा पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि इन गोलियों पर कितना खर्च होगा। शैतान की फुसफुसाहट के साथ किम हवान की आंखें डर के मारे फटी रह गईं। भाई, यह तो बहुत महंगा है। अगर मैं अपनी सारी संपत्ति बेच दूं तो भी मैं केवल 4 बोतलें ही खरीद सकता हूं। जब दोनों एक दूसरे का पीछा कर रहे थे, कमीना भाई अचानक रुक गया। फिर उसने गंभीरता से किम हवान से कहा, जल्दी करो, जल्दी छिप जाओ। और किम हवान भी इस समय घबराकर सामने देख रहा था। फिर दोनों पास की गली में छिप गए। दरअसल सामने से आने वाला व्यक्ति जियान शाओ था। कूड़ेदान के पीछे छिपे किम हवान की सांसें अटकी हुई थीं। थोड़ी सी भी हलचल होने पर वह पकड़ा जा सकता था। सौभाग्य से बूढ़े को कुछ पता नहीं चला। वह मुड़कर चला गया। किम हवान बिना किसी खतरे के बच गया। और इस समय कमीने भाई को अचानक कुछ याद आया। वह जल्दी से आगे की ओर भागा और चिल्लाया, जल्दी मेरे पीछे आओ। जगह पर पहुंचने के बाद कमीने भाई ने देखा, वास्तव में वह एक कदम पीछे रह गया था। बूढ़ा पहले ही अंदर जा चुका था। दरअसल वह दुकान यही थी जहां से उन्हें गोलियां खरीदनी थीं। लेकिन अब सब खत्म हो गया। बूढ़े ने पहले पहुंचकर सारी दवाइयां खरीद ली थीं और यह दुकान यहां की सबसे अच्छी दुकान थी। जब कमीना भाई निराश था, किम हवान ने जानकारी खोजने के लिए सिस्टम खोल लिया था। लेकिन खोजने के बाद उसने पाया कि वह जिस व्यक्ति को ढूंढ रहा है वह शिकारी रैंकिंग में नहीं दिखा। हालांकि किम हवान यही परिणाम चाहता था। उसने राहत की सांस लेते हुए कमीने भाई से कहा, चिंता मत करो, मुझे एक रास्ता मिल गया है। इस बार न केवल मेरी संपत्ति बचेगी बल्कि थोड़े से पैसे खर्च करके मुझे सबसे उच्च स्तर की गोलियां मिल जाएंगी। और साथ ही मैं तुम्हें दिखाऊंगा दुनिया का सबसे महान कीमियागर। उसके बाद वे दोनों एक टूटी फूटी जगह पर पहुंचे। यह गंदा और खराब वातावरण पास की झुग्गी झोपड़ियों से भी बदतर था। इसने कमीने भाई को संदेह में डाल दिया। क्या ऐसी जगह पर सच में वह कीमियागर रहता है जिसके बारे में तुमने बताया? किम हवान ने कहा, संदेह करने की जरूरत नहीं है। हम पहुंच चुके हैं। हम जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं उसने खुद कड़ी मेहनत से बेहतरीन दवाइयां बनाई।
न केवल उसे लोगों से पहचान नहीं मिली, बल्कि दवाइयों की ऊंची कीमत के कारण उसे एक कालाबाजारी समझा गया। लेकिन केवल वह जानता था कि यह कीमत लगभग दवा बनाने की लागत ही थी। इसके बाद दुकान भी बंद हो गई। वह पुराने कर्ज चुकाने में असमर्थ था। लेनदारों ने उसकी दवाइयां भी छीन लीं। इस दुखद दृश्य को देखकर कमीने भाई ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। यह डरपोक व्यक्ति ही वह प्रतिभाशाली कीमियागर है। किम हवान आत्मविश्वास से भरा था, क्योंकि केवल वह जानता था इस महिला की असली योग्यता क्या है। तुरंत वह यी हान के पास गया और पूछा, मालिक, क्या आप अभी भी व्यापार करते हैं? व्यापार की बात सुनकर यी हान ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और कहा कि वह कोई भी दवा बना सकता है, लेकिन आप कितनी महंगी चीज खरीदना चाहते हैं? जब उसने किम हवान का उत्तर सुना तो वह दंग रह गया। क्या 20,000 सोने के सिक्के? यी हान इस अचानक मिली खुशी से थोड़ा घबरा गया। उसने जल्दी से किम हवान को अंदर बैठने के लिए बुलाया। परिणाम यह हुआ कि दरवाजा खोलते ही गलती से दरवाजा ही उखड़ गया और घर इतना बिखरा हुआ था कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। फिर किम हवान ने सीधे तौर पर कहा कि उसने मर्चेंट एलायंस से बात कर ली है। सामग्री खरीदने के लिए जितने पैसों की जरूरत हो खुद जाकर ले लेना। जहां तक कमीशन की बात है, तुम तिजोरी में से अपनी मर्जी से ले लेना। यी हान किम हवान की दयालुता से थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने एक बात स्पष्ट की कि वह एक सिद्धांतों वाला व्यक्ति है। अगर जहर बनाना है तो यह बिल्कुल असंभव है। किम हवान ने जल्दी से समझाया कि यह जहर नहीं है और कमीने भाई द्वारा सुझाई गई सामग्री यी हान को बताई। इन अजीब सामग्रियों को देखकर यी हान सोच में पड़ गया। अचानक उसने उत्साह के साथ कहा, यह नुस्खा बहुत शानदार है। इसके अनुसार बनाई गई औषधि रिफ्लेक्स नर्व्स को अधिकतम सीमा तक बढ़ा सकती है। कमीने भाई को यह अविश्वसनीय लगा। उसने एक ही नजर में इसका रहस्य समझ लिया और बनाने में केवल 4 दिन का समय लगेगा। किम हवान बहुत खुश था। याद रहे, जब वह कीमियागर शहर का स्वामी था, उससे दवा बनवाने के लिए 1.5 साल तक लाइन में लगना पड़ता था। कुछ दिनों बाद यी हान दवाइयों के कुछ बक्से लेकर किम हवान के आवास पर पहुंचा। काम पूरा करने के बाद उसने जिज्ञासावश किम हवान से पूछा, आपने इतना बड़ा काम मुझ जैसे गुमनाम कीमियागर को क्यों दिया? दरअसल कारण बहुत सरल था। पहला यह कि वह जानता था यी हान कीमिया का एक महान प्रतिभावान व्यक्ति है। दूसरा यह कि उसने यी हान की दयालुता और अनोखे दृष्टिकोण को सराहा, इसलिए उसने उस पर इतना भरोसा किया। इन सच्ची बातों को सुनकर यी हान का दिल भर आया। इस तरह वे न केवल बिजनेस पार्टनर बने, बल्कि अच्छे दोस्त भी बन गए। विदा लेने के बाद कमीने भाई ने फिर से ताना मारा, तुम क्या उसे पसंद करने लगे हो? अगले दिन विशाल मीनार की तीसरी मंजिल पर किम हवान ने औषधि के प्रभाव को आजमाने की तैयारी की। हालांकि जैसे ही उसने इसे पिया, उसके दिल में अचानक एक तीव्र खिंचाव महसूस हुआ। इसके तुरंत बाद उसका शरीर असाधारण रूप से संवेदनशील हो गया। सभी शारीरिक क्षमताएं बड़े पैमाने पर बढ़ गईं। यहां तक कि हवा में उड़ती मक्खी की गंदगी भी वह बिल्कुल साफ देख सकता था। कमीना भाई किम हवान के पहले अनुभव को देख रहा था। वह अनजाने में ही ठंडी हंसी हंसा और पूछा, क्या तुम्हारे दिल में कुछ बहता हुआ महसूस हो रहा है? डरो मत, इसे ही आंतरिक शक्ति कहते हैं। सामान्य तौर पर ऐसी स्थिति में आंतरिक शक्ति को नियंत्रित करने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है, लेकिन यह बहुत पुराना तरीका है। कमीने भाई ने उसके लिए एक विशेष कठिन प्रशिक्षण तैयार किया था, क्योंकि उसके जैसे व्यक्ति के पास जन्मजात प्रतिभा नहीं है, तो उसे थोड़ी कठिनाई झेलनी ही होगी। उस समय एक ओक ने गदा उठा ली थी और उसके पीछे आ गया था, लेकिन उसकी आंखों में वह ओक कई गुना धीमी गति जैसा लग रहा था। उसने बड़ी आसानी से राक्षस के हमले को चकमा दे दिया और उसकी चालें भी साफ दिखाई दे रही थीं। लेकिन राक्षस की हर चाल को समझने के बाद भी वह उस पर पलटवार करने के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि किम हवान के शरीर की आंतरिक शक्ति अभी तक प्रवाहित नहीं हुई थी। अभी उसका शरीर बंद पड़े पानी के पाइपों की तरह था। केवल निरंतर अभ्यास से ही इन रुकावटों को खोला जा सकता था। इस तरह ओक किम हवान का लगातार पीछा करता रहा।
जरा सी लापरवाही उसे कीमा बना सकती थी। आखिरकार राक्षस के निरंतर दबाव में किम हवान ने अब भागना नहीं चुना, बल्कि उसके सामने खड़े होकर उसका मुकाबला किया। किम हवान के पैरों में आंतरिक शक्ति जमा होने लगी। फिर उसने अपनी पीठ के पीछे से खंजर निकाला। एक झटके में तेजी से आगे बढ़कर ओर्क के सामने उछल गया और उसकी गर्दन पर जोर से वार किया। लेकिन ओर्क की त्वचा बहुत मोटी थी, इसलिए वह उसे एक ही बार में नहीं मार सका। यह देखकर कमीने भाई ने जल्दी से किम हवान को बताया, जल्दी से अपनी सारी आंतरिक शक्ति खंजर की नोक पर केंद्रित करो। अगले ही पल किम हवान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक ही पल में सारी आंतरिक शक्ति मुक्त कर दी और सीधे ओर्क का पेट चीर दिया। किम हवान के खंजर के लगातार प्रहारों के कारण ओर्क आखिरकार उसके हमले को सहन नहीं कर सका और जमीन पर गिर गया और किम हवान का शरीर अत्यधिक भार के कारण जीवन नर्क जैसा हो गया। हालांकि जियान दी ने कहा कि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। जिन हुआन पूरी तरह से भ्रमित था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? दरअसल जियान दी का शुरू से ही उसे जीवित प्रशिक्षण देने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि जिन हुआन मरने के बाद भी फिर से जीवित हो सकता था। इसलिए प्रशिक्षण की तीव्रता चाहे कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जियान दी मुस्कुराते हुए बोला, आओ पहले 500 बार मरकर हाथ साफ कर लो। जिन हुआन को तुरंत लगा कि वह ठगा गया है। क्या यह आदमी पागल हो गया है? जैसे ही उसने बात खत्म की, एक अन्य अर्धमानव चुपचाप उसके पीछे आ गया। एक डंडे के वार से उसे चकनाचूर कर दिया। इसके बाद जिन हुआन अपने विशेष मृत्यु स्थान में पहुंच गया। फिर उसने जियान दी को समझाया, यह वह जगह है जहां मैं वापस आने से पहले अस्थायी रूप से रुकता हूं, और स्किल कार्ड भी यहीं से चुने जाते हैं। बात करते करते दोनों सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गए। हे भगवान, क्या राक्षसों की स्किल्स को भी कॉपी किया जा सकता है? सोचा नहीं था कि मरने के बाद राक्षसों की स्किल्स को भी कॉपी किया जा सकता है। जियान दी को लगा कि किस्मत बहुत नाइंसाफी कर रही है। यह आदमी इतना भाग्यशाली क्यों है? और इसके पास इतने सारे चीट कोड्स क्यों हैं? जब जिन हुआन कोई भी स्किल कार्ड चुनने वाला था, तभी जियान दी ने उसे अचानक रोक लिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि जिन हुआन अच्छे कार्ड स्किल्स क्यों नहीं चुनता, बल्कि इस कचरा स्किल को क्यों चुन रहा है। जिन हुआन को लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है। वह खुद स्किल का विवरण नहीं देख सकता, इसलिए वह बस कोई भी उठा सकता था। हालांकि जियान दी ने कहा कि वह सब कुछ साफ साफ देख सकता है। यह सुनकर जिन हुआन स्तब्ध रह गया। अब तक वह चाहे जो भी करे, उसे केवल कार्ड का पिछला हिस्सा ही दिखता था। लेकिन अब जियान दी की मदद से इसका मतलब यह था कि भविष्य में उसे ब्लाइंड बॉक्स खोलने की जरूरत नहीं होगी। वह मनचाही स्किल कार्ड चुन सकता था। फिर उसने तुरंत जियान दी से स्किल के प्रभाव बताने को कहा। इसके बाद जियान दी ने स्किल कार्ड का विवरण देना शुरू किया। पहला कार्ड, प्रजनन करने वाला छिपकली, उपयोग के बाद साल भर प्रजनन की अवस्था में रहेगा। दूसरा कार्ड, तुम बहुत सुंदर हो, उपयोग के बाद तेजी से गाना, नाचना, रैप करना और बास्केटबॉल सीखना संभव है। जिन हुआन पूरी तरह से सुन्न हो गया। यह सब क्या बकवास चीजें हैं? पास खड़ा जियान दी मन ही मन खुश हो रहा था, और उसने उसे वह स्किल चुनने की सलाह दी जो पुरुषों के लिए अनिवार्य है। लेकिन जिन हुआन मूर्ख नहीं था। वह उसे कैसे चुन सकता था? वह निश्चित रूप से तुम बहुत सुंदर हो ही चुनेगा, और वह जियान दी की छोटी सी चाल को पहले ही समझ चुका था। दरअसल जियान दी ने जानबूझकर स्किल्स का क्रम उल्टा बताया था, ताकि वह उस शर्मनाक स्किल को चुन ले। लेकिन अंत में जिन हुआन ने उसे पकड़ लिया और तुम बहुत सुंदर हो को चुना। स्किल चुनने के बाद दोनों घर वापस आ गए। जिन हुआन को धोखा न खाते देख जियान दी गुस्से से दांत पीस रहा था। पास में बड़बड़ाते हुए जिन हुआन ने उसे शांत रहने को कहा और जल्दी से फिर से प्रशिक्षण लेने को कहा। फिर दोनों टावर के तीसरे स्तर पर पहुंचे। जिन हुआन पूरे जोश में था। उसने खंजर उठाया और राक्षस के साथ निर्णायक लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। इस बार उसने पीछे हटने का फैसला नहीं किया, बल्कि पूरी ताकत से लड़ने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही अर्धमानव ने अपना गदा घुमाया और उसकी ओर वार किया, जिन हुआन की तुम बहुत सुंदर हो स्किल अचानक अपने आप सक्रिय हो गई और उसने अर्धमानव से एक अजीब भाषा में कुछ कहा। उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला उसे सच में समझ जाएगा।
भोले अर्धमानव को लगा कि वह अपने ही गांव के किसी व्यक्ति से मिला है, लेकिन अगले ही पल जिन हुआन ने उसकी गर्दन पर वार कर दिया। इस तरह वह छोटा और प्यारा अर्धमानव धोखे से मारा गया। पीछे तमाशा देख रहे जियान दी गुस्से से आग बबूला हो गया। मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे। यह वाकई बहुत नीच है। जिन हुआन ने जियान दी को शांत कराया। गुस्सा थूक दो, गुस्सा थूक दो। चलो चौथी मंजिल को जीतने चलते हैं। सामने खड़े इस अंतिम बॉस का सामना करते हुए जिन हुआन ने राक्षस को मारने का सबसे बेशर्म तरीका सोचा। उसने देखा कि उसके चारों ओर हल्का गुलाबी प्रकाश फैल रहा है। फिर वह अचानक उछलकर आगे बढ़ा और हवा में जोर से चिल्लाया, गुलू गुलू। गोब्लिन किंग ने सुना, हे भगवान, यहां एक मिलाजुला साथी भी है। जैसे ही वह ठिठका, जिन हुआन ने अपने +99 वाले छोटे खंजर से राक्षस को मार डाला। फिर गहराई से कहा, अलविदा मेरे कभी अत्यंत शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी। पास खड़ा जियान दी अब और नहीं देख सकता था। उसने जिन हुआन पर तंज कसा कि वह सिर्फ इस तरह से छिपकर वार करना जानता है। पिछली बार वह अर्धमानव भी इसी तरह मरा था। जिन हुआन, तुम वाकई बहुत नीच हो। असल में जिन हुआन भी इस तरह के घटिया तरीके से जीतना नहीं चाहता था, लेकिन गोब्लिन किंग से 6 बार मरने के बाद उसे केवल यह बेकार का संचार कौशल ही मिला था, इसलिए उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। तभी जिन हुआन के पीछे अचानक एक सूचना आई, आपकी उपस्थिति दर्ज की गई है। स्किल स्लॉट बढ़ गया है। हंटर का स्तर बढ़कर लेवल 1 हो गया है। जिन हुआन खुशी से इस एहसास का आनंद ले रहा था। 20 से अधिक वर्षों के बाद आखिरकार वह एक बार लेवल अप हो गया। तभी जियान दी ने कुछ संकेत देखे। यह प्रकाश प्रभाव केवल लेवल अप मनाने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक संकेत भी है। जैसे कि फायर एम्परर, उसकी प्रतिनिधि शक्ति आग है, तो उसकी आंतरिक शक्ति का रूप भी स्वाभाविक रूप से आग होगी। इसलिए अभी के प्रकाश के रंग के आधार पर और जिन हुआन की जानकारी के आधार पर जियान दी को लगा कि उसकी आंतरिक शक्ति या तो आग है या खून। जिन हुआन ने कहा कि इस पर बाद में विस्तार से बात करेंगे। चलो अब 10वीं मंजिल पर हमला करते हैं। जियान दी ने गंभीरता से जिन हुआन को चेतावनी दी, तुम्हारी वर्तमान शक्ति के साथ 10वीं मंजिल पर हमला करना केवल एक सपना है। लेकिन जिन हुआन ऐसा नहीं मानता था। उसे न केवल पूरा विश्वास था, बल्कि वह जियान दी के साथ शर्त भी लगाना चाहता था। जिन हुआन ने कहा, अगर मैं केवल 2 जानों का उपयोग करके पार कर लेता हूं, तो तुम्हें मुझे बताना होगा कि 10वीं मंजिल के राक्षस का स्किल कार्ड क्या है, और भविष्य में मुझे चीट कोड का बेटा कहने की अनुमति नहीं होगी। तुम्हें सम्मान के साथ मुझे मिस्टर जिन कहना होगा। जियान दी ने यह सुनकर तिरस्कार से थूक दिया और अचानक जिन हुआन से चिल्लाकर कहा, ठीक है, कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो भविष्य में तुम्हें हमेशा मुझे गुरु महान कहना होगा। इस तरह दोनों ने सम्मान की लड़ाई के लिए शर्त लगा ली। फिर दोनों टावर की 10वीं मंजिल के दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाने वाले थे, गार्ड ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि अंदर बहुत खतरनाक था और कभी भी जान जा सकती थी। जिन हुआन ने अधीर होकर आगे बढ़ाया और गार्ड का हाथ बड़े भावुक होकर पकड़ लिया और कहा, मैं अंदर मरने के लिए ही जा रहा हूं। 1 साल पहले मेरी पत्नी का निधन हो गया और मुझे पता चला है कि मुझे कैंसर है। कुल मिलाकर उसने बहुत झूठ और भावुकता का सहारा लिया। भावुक होकर वह लड़का रोने लगा और रोते रोते उसने उसे कुछ पैसे दिए और उसे अंदर जाने दिया। फिर दोनों एक बड़ी हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। जैसे ही जिन हुआन ने दरवाजा खोला और अंदर गया, अजीब और डरावनी गुड़िया उसकी आंखों के सामने आईं। उनकी आंखें सीधे जिन हुआन को घूर रही थीं और वे एक साथ बोले, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? चुनौती शुरू होने के संकेत के साथ हवेली के भीतर भीषण आग लगातार जिन हुआन की ओर बढ़ने लगी और यहां से पार पाने का एकमात्र तरीका इन अनगिनत गुड़ियों में से अंतिम बॉस के असली रूप को खोजना है, यानी हेलफायर लैम्प। लेकिन मौजूदा स्थिति आशाजनक नहीं थी। हेलफायर की शक्ति बहुत अधिक थी। भले ही आंतरिक शक्ति से सुरक्षा कवच बनाया जाए, तो भी यह केवल 10 मिनट तक ही चल सकता था। जब जियान दी ने देखा कि जिन हुआन अब और नहीं झेल पाएगा, तो उसने उसका जमकर मजाक उड़ाया और कहा कि स्वॉर्ड सेंट उस बूढ़े ने तो पूरे 30 मिनट तक टिके रहने की क्षमता दिखाई थी।
उसके जितना डरपोक नहीं था। देखते ही देखते आधा समय बीत चुका था। जिन हुआन को अभी तक कोई प्रगति नहीं मिली थी। इस समय जियान दी ने अब और नहीं छिपाया और उसे बताया कि यहां पार पाने के दो तरीके हैं। पहला, 1/10,000 की संभावना के साथ असली गुड़िया को खोजना। दूसरा, आग का सामना करने के लिए पर्याप्त आंतरिक शक्ति रखना, जब तक कि असली बॉस अपना असली रूप न दिखा दे। इतना कहकर उसने फिर से जिन हुआन का मजाक उड़ाया कि इस शर्त में वह निश्चित रूप से हार जाएगा। जल्द ही जिन हुआन की आंतरिक शक्ति समाप्त होने वाली थी। अब उसे भाग्य के भरोसे रहना था। उसने बस कोई भी एक गुड़िया चुनी, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, उसने गलत चुनाव किया। जिन हुआन ने पिघलती हुई गुड़िया को डर से देखा। उसने सोचा, क्या इतना वास्तविक होना जरूरी है? इस समय उसका सुरक्षा कवच भी अब साथ नहीं दे रहा था। वह टूट गया और अंत में वह भीषण आग में जिंदा जल गया। 10वीं मंजिल पर पहला हमला विफल रहा। मरने के बाद जिन हुआन उस स्थान पर पहुंचा। अब फिर से स्किल कार्ड चुनने का समय आ गया था। फिर जियान दी ने उसे उस सुनहरे कार्ड का विवरण दिया। ग्रेड स्किल हेलफायर बैरियर। उपयोग के बाद 2 किलोमीटर के भीतर अमर नर्क की आग जल उठेगी। यदि स्वयं उपयोगकर्ता स्किल रद्द न करे तो इस स्थान से बाहर नहीं निकला जा सकता। जियान दी ने देखा कि यह स्किल तो कमाल की है और उसने तुरंत जिन हुआन को इसे चुनने को कहा। हालांकि सावधान जिन हुआन को कुछ गलत महसूस हुआ। उसने जियान दी से बाकी स्किल कार्ड के प्रभाव बताने को कहा। जैसे ही अंतिम कार्ड पढ़ा गया, जियान दी ने फिर से मुंह बनाया और तुरंत विषय बदल दिया। जिन हुआन को उस सुनहरे कार्ड को चुनने के लिए कहा, लेकिन जिन हुआन ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने दृढ़ता से अंतिम चांदी के कार्ड को चुना। स्किल विवरण, ग्रेड स्किल फ्लेम इम्यूनिटी। यह आग से होने वाले सभी नुकसान और प्रभावों से बचा सकता है, लेकिन बर्फ और पानी के गुणों से होने वाले नुकसान के समय नुकसान 300% बढ़ जाएगा। जिन हुआन खुशी से झूम उठा। आखिरकार यही हेलफायर लैंप का असली रहस्य था। इस स्किल के साथ पार पाना तो बहुत आसान होगा। हालांकि जब जिन हुआन पुनर्जन्म का इंतजार कर रहा था, तभी उसके कान में एक सूचना गूंजी। इस स्किल के उपयोग से दुष्प्रभाव उत्पन्न होगा, जो थोड़ी देर में प्रकट होगा। हेलफायर लैंप के बचपन के डरावने साए चित्र तैयार हो चुके हैं। सजा आधिकारिक रूप से शुरू होती है। इस अकाल के युग में इन छोटे भिखारियों की तो बात ही छोड़िए। गांव वाले खुद भी पेट भर खाना नहीं खा पाते थे। लेकिन तभी एक आलीशान कपड़ों में सजे आदमी ने लड़के के सामने कदम रखा। उसने प्यार से लड़के के सिर पर हाथ फेरा और उससे कहा, मेरे साथ चलो, मेरे पास खाने के लिए अच्छा सामान है। मीठी बातों के बाद लड़का उसके पीछे एक भव्य हवेली में आ गया। लेकिन लड़का यह नहीं जानता था कि उसका इंतजार कोई सुखद आश्रय नहीं कर रहा था, बल्कि एक ऐसा नर्क था जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाएगा। घर पहुंचने के बाद आदमी ने अपना असली रूप दिखाया। उसने बेरहमी से लड़के को पिंजरे में बंद कर दिया। उसे हर दिन भूख की पीड़ा सहने के लिए मजबूर किया गया। इतना ही नहीं, यह सनकी उसे लगातार प्रताड़ित भी करता रहा। उसके शरीर का एक भी हिस्सा सुरक्षित नहीं था। उसके बाद के किसी दिन में उस आदमी और बीमार ग्रामीणों के एक समूह ने एक पंथ अनुष्ठान आयोजित किया। उसने दावा किया कि ये निर्दोष अनाथ बच्चे चुड़ैल के बच्चे हैं और उन पर आरोप लगाया कि वे ही बीमारियों को फैलाने के असली दोषी हैं। फिर जल्लाद लड़के के सामने ही उसके साथियों को मार डाला। अपने सामने हो रही इस दुखद घटना को देखकर जिन हुआन काफी देर तक चुप रहा। जियान ये भी इसे देख नहीं पा रहा था। धत तेरी की, ये पागल लोग ये सब बच्चों पर थोप रहे हैं। जैसे ही उसने बात खत्म की, एक बटलर हाथ में मोमबत्ती लिए सीधे आता हुआ दिखा। लेकिन रास्ते में उसका पैर अचानक फिसल गया और वह गिर गया। फिर आग पूरे हवेली में फैल गई। हर कोई जान बचाने के लिए भाग रहा था। किसी को तहखाने के उन बच्चों की परवाह नहीं थी। दर्दनाक चीखों के बीच कोई भी बच्चा नहीं बच सका। सब जिंदा जलकर मर गए। हेलफायर लैंप की कहानी देखने के बाद जिन हुआन बिस्तर पर बेसुध होकर बैठ गया। हालांकि जियान ये भी मानता था कि यह कहानी बहुत दुखद है, लेकिन उसने जिन हुआन को चेतावनी दी कि अगर पार करना है तो दिल को सख्त करना होगा, असली गुड़िया को ढूंढना होगा और उसे मारना होगा।
हालांकि जिन हुआन का जीने का अपना तरीका है, वह बिल्कुल भी यंदी की तरह नहीं होगा, जो शिखर पर पहुंचने के लिए किसी की भी हत्या करने से नहीं हिचकिचाता, और उसे विश्वास है कि पार करने का कोई और तरीका जरूर होगा। फिर उसने दरवाजा खोला और सीधे नर्क की आग की ओर चल दिया। अंदर आते हुए जिन हुआन को देखकर गुड़ियाओं ने प्यार से कहा, आओ हमारे साथ खेलो। चाचा जिन हुआन ने भी बड़े प्यार से जवाब दिया, ठीक है, मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ खेलूंगा। फिर जिन हुआन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बच्चों के साथ लुकाछिपी खेलने लगा। लेकिन उन गुड़ियाओं ने छिपना नहीं चुना, बल्कि वे चुपचाप वहीं बैठकर जिन हुआन के साथ खेलने लगीं, क्योंकि वे कभी मासूम और अच्छे बच्चे थे। गुड़ियाओं के लगातार पिघलने के साथ जिन हुआन तहखाने के अंदर पहुंचा और उसने हेलफायर लैंप का असली रूप ढूंढ लिया। जिन हुआन ने जल्दी से जेल का दरवाजा खोला और धीरे से उसके सिर को सहलाया और कहा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया नन्हे दोस्त। फिर बाकी सभी गुड़ियाओं की तरह लैंप भी जिन हुआन के सामने पिघल गया। लेकिन जाने से पहले उसने जिन हुआन से ईमानदारी से कहा, शुक्रिया बड़े भाई। मेडन के गायब होने के बाद दोनों वहीं चुपचाप खड़े रहे। तभी पास आया एक सूचना, बधाई हो, आपने हिडन डंजन को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। हालांकि पार करने के बाद जिन हुआन बहुत खुश नहीं था। शायद मेडन की कहानी की वजह से उसे लगा कि यह दुनिया वास्तव में बहुत खराब है। जब दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें, तभी आसमान में अचानक आतिशबाजी होने लगी और फिर दुनिया भर के लोगों को 10वें स्तर के सफल होने की सूचना मिली। चारों तरफ आतिशबाजी देखकर लोग चर्चा करने लगे। कुछ ने ब्लैक ड्रैगन गेट का अनुमान लगाया और कुछ ने जियान ये बूढ़े का नाम लिया। देखते ही देखते यह विषय वैश्विक चर्चा का केंद्र बन गया। लोग बहुत उत्सुक थे कि आखिर किसने इस स्तर को पार किया है। अपने फोन में अपने बारे में इतनी सारी जानकारी देखकर जिन हुआन ने एक अभूतपूर्व संतुष्टि महसूस की। तो यह है सबका ध्यान खींचने वाला एहसास। जियान ये भी मन ही मन उसके लिए खुश था, लेकिन उसने कहा कि रास्ता अभी लंबा है। शिखर पर पहुंचने के लिए अभी और मेहनत करनी होगी। जैसे ही उसने बात खत्म की, दरवाजे का गार्ड तेजी से वहां आया। वह हांफते हुए पूछने लगा, क्या आपने 10वां स्तर पार किया है? अगर हाँ तो कृपया अपना नाम बता दें। जिन हुआन ने कहा कि नाम की कोई जरूरत नहीं है, अगर किस्मत रही तो फिर मिलेंगे। गार्ड हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, भाई अपनी स्टाइलबाजी मुझ पर मत झाड़ो, मैं तो बस अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट देना चाहता हूं। तभी जियान ये भी बगल में खड़ा जिन हुआन की तारीफ कर रहा था, तुम वाकई बहुत स्मार्ट हो। रहस्यमय बने रहना प्रसिद्धि पाने का एक अच्छा तरीका है। लेकिन जिन हुआन ने जियान ये से कहा, अब और चालाकी मत दिखाओ। तुम्हें क्या लगता है कि विषय बदलकर और मेरी तारीफ करके तुम हमारी शर्त भूल जाओगे? अब से तुम्हें मुझे मिस्टर जिन कहना होगा। जियान ये के चेहरे पर डरा गया। हे भगवान, इस लड़के को तो सब याद है। फिर उसने तुरंत जिन हुआन से विनती की, हम दोनों तो साथी हैं, मैं तुम्हें इतना पराया कैसे बुला सकता हूं, है ना? लेकिन जिन हुआन उसकी बातों में नहीं आया। इस पल से तुम्हें मुझे मिस्टर जिन ही कहना होगा। फिर दोनों कॉफी पीने के लिए युवक के अंदर गए। अब तक जियान ये बेहाल होने लगा था। आखिर वह सैकड़ों साल जीवित रहा है और अब इस नौजवान से अपमानित हो रहा है। थोड़ी देर बाद एक प्यारी सी बिल्ली उनके सामने आई। जिन हुआन ने एक नजर में उसकी असली पहचान ली, लेकिन उसने उसका खुलासा नहीं किया, बल्कि अनजान बनने का नाटक किया। बिल्ली के आते ही बड़े शीर्ष गिल्डों के लोग भी वहां पहुंचने लगे। वे यहां इस मकसद से आए थे कि जिन हुआन को अपने अपने गिल्ड में शामिल होने का निमंत्रण दे सकें। जिन हुआन पहले से ही तैयार था। उसने सीधे उन्हें अपना बिजनेस कार्ड दे दिया और उनसे कहा, जब तक पार करने वाली सूची का काउंटडाउन खत्म नहीं होता, तब तक अपनी पहचान उजागर मत करना और सार्वजनिक स्थानों पर अन्य मेहमानों को परेशान मत करना। फिर गिल्ड के प्रतिनिधियों ने तुरंत पूरा स्थान आरक्षित कर लिया और विनम्रता से राहगीरों से सहयोग करने को कहा। अब बातचीत आधिकारिक तौर पर शुरू होनी चाहिए थी। जिन हुआन को हासिल करने के लिए वे भारी मात्रा में सोने के सिक्के और शक्तिपद देने को तैयार थे, ताकि उसे अपने साथ जोड़ सकें। जब जिन हुआन असमंजस में था कि क्या चुनना है,
तभी उसकी गोद में बैठी बिल्ली बोलने लगी। उसने कहा कि मर्चेंट अलायंस 5 लाख सोने के बदले और वाइस लीडर के पद पर अनुबंध करने को तैयार है। जिन हुआन के बोलने के बाद बिल्ली कुर्सी से नीचे कूद गई और सबके सामने एक मानव रूप में बदल गई। और यह सुंदर काली त्वचा वाली महिला वास्तव में हंटर रैंकिंग में तीसरे स्थान पर रहने वाली डचेस टीम की लीडर थी। डचेस ने इतने शांत जिन हुआन को देखकर उसकी सराहना की कि उसमें काफी हिम्मत है। जिन हुआन ने कहा कि बिल्ली का इंसान बनना कुछ खास नहीं है, मैं तो भूतों को भी देख सकता हूं। अब सब जानते थे कि वे डचेस की संपत्ति का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वे उठकर जाने लगे। लेकिन तभी एक एक आंख वाले ने दरवाजा जोर से लात मारकर खोला और गाली देते हुए बोला, तुम बेकार बिल्ली। लेकिन केवल तियान वो गेट का जहरीला सांप ही नहीं आया था, बल्कि पैंथियन का एक जज भी था, सेल्फ डिफेंस फोर्स का पालना पैलाडिन और ब्लैक ड्रैगन गिल्ड की ब्लैक विच भी थी। जिन हुआन थोड़ा घबरा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रैंकिंग के शीर्ष लोग यहां आ जाएंगे। फिर सब साथ बैठकर कॉफी ऑर्डर करने लगे। यह दृश्य देखकर दुकान की मालकिन के पैर कांपने लगे और अब वास्तव में लोगों को छीनने का दौर शुरू हुआ। ब्लैक विच ने सीधे सवाल किया, मिस्टर जिन, आप किस युद्ध दल में शामिल होना चाहते हैं? अगर आपने अभी तय नहीं किया है तो हम प्रतिभाओं के लिए एक भीषण युद्ध शुरू कर देंगे। लेकिन इस दौरान हमने 9वें स्तर पर बहुत अधिक समय बर्बाद किया है। अगर आपने 10वें स्तर को पार नहीं किया होता और टावर के मूल्य को सिद्ध नहीं किया होता तो शायद लोग टावर के अस्तित्व को भूल ही चुके होते। और अब खाद्य संकट भी पैदा हो गया है। 9वें स्तर से नीचे की वस्तुओं से आपूर्ति बनाए रखना कठिन है और हम 10वें स्तर के बाद के स्तरों को पार करना चाहते हैं। इसके लिए हमें टावर के लिए नए खून की जरूरत है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक मिसाल कायम करनी होगी ताकि वह घोषणा कर सके कि इस दुनिया में टावर का युग पूरी तरह से आ चुका है। जिन हुआन समझ गया, आप चाहते हैं कि मैं इस नए युग का प्रतीक बनूं, है ना? ठीक है, कोई समस्या नहीं, लेकिन उससे पहले चलो एक खेल खेलते हैं। फिर जिन हुआन ने अपनी जेब से ताश के पत्तों की एक गड्डी निकाली और सबको बताया कि हम ताश के खेल के माध्यम से विजेता चुनेंगे। यदि आप में से कोई एक जीतता है तो मैं जीतने वाले दल में शामिल हो जाऊंगा और मुझे कोई अग्रिम राशि या पद नहीं चाहिए होगा। लेकिन अगर मैं जीता तो मैं आप सभी के दलों में एक साथ शामिल हो जाऊंगा और मेरा दर्जा आप सबके बराबर होगा। डचेस को यह प्रस्ताव दिलचस्प लगा और वह जिन हुआन के साथ खेलने के लिए सहमत हो गई। बाकी लोगों ने भी कोई विरोध नहीं किया और सबने अपने पत्ते पकड़ लिए। फिर उसने धीरे से जियान ये से कहा, तुम अब मुझे मिस्टर जिन नहीं कहना चाहते, है ना? बस मुझे उनके पत्ते बता दो। खेल खत्म होने के बाद तुम्हें मुझे ऐसा कहने की जरूरत नहीं होगी। एक सबसे कमजोर लेवल एक हंटर ने रैंकिंग के शीर्ष दिग्गजों के सामने ही धोखाधड़ी करने की कोशिश की और धोखाधड़ी का यह तरीका भी अभूतपूर्व था। उसने अपने भूतिया गुरु को पत्ते देखने के लिए इस्तेमाल किया। फिर खेल के दौरान सामने वाले के पास चाहे कोई भी कार्ड हो, जिन हुआन को सब कुछ पता था। कह सकते हैं कि उसने जमकर जीत हासिल की, यहां तक कि दिग्गजों को भी अपने अस्तित्व पर संदेह होने लगा। आखिरकार 30 से अधिक राउंड के बाद तियान वो गेट का कड़वा बोलने वाला लीडर अब और नहीं सह सका। धत तेरी की, यह लड़का पक्का धोखाधड़ी कर रहा है। 30 से ज्यादा राउंड और एक बार भी नहीं हारा। यह बहुत ही बेतुका है। जिन हुआन ने शांति से कहा, ऐसा कोई सबूत तो नहीं है जो साबित करे कि मैं धोखाधड़ी कर रहा हूं। सांप वेपर के पास कोई रास्ता नहीं था। उसे चुपचाप हारने वालों की श्रेणी में जाना पड़ा। कई मुकाबलों के बाद सेल्फ डिफेंस फोर्स का पैलाडिन भी हार गया। उसने सांप से कहा, इस लड़के के पास निश्चित रूप से कोई विशेष शक्ति है। शायद हम पहले से ही हारने के लिए इत थे। पास में खड़े जज ने भी सांप से कहा कि वह गुस्सा न करे। आओ थोड़ा 200 डिग्री की कॉफी पियो और गुस्सा शांत करो। अब मैदान में केवल ब्लैक विच और पत्ते बांटने वाली डचेस बची थीं। बातचीत के दौरान विच ने कहा, जिन हुआन बात करने में काफी सरल व्यक्ति लगता है। फिर उसने अपनी पृष्ठभूमि बतानी शुरू की। दरअसल जवानी में विच का जीवन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। उसका जन्म एक युद्धग्रस्त देश में हुआ था,
जब तक कि विशाल मीनार ने उसे खुद को साबित करने का मौका नहीं दिया, जब तक कि टावर के आने से उसे संभलने का मौका नहीं मिला। फिर उसने गंभीरता से कहा कि हम टावर में एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां जन्म का महत्व न हो, बल्कि केवल क्षमता देखी जाए। यहां सभी ऊंच नीच से परे होंगे, हर कोई समान होगा। यही हमारे सभी बड़े गिल्डों का साझा लक्ष्य है। और तुम्हारा काउंटडाउन भी जल्द ही खत्म होने वाला है। तब तुम सबका ध्यान खींचने वाला केंद्र बन जाओगे और एक बिल्कुल अलग जीवन की शुरुआत करोगे। आशा है कि उस समय आप तर्कसंगत रूप से व्यवहार करेंगे। जादूगरनी के बोलने के बाद जिन ह्वान ने अपना सारा दाव लगा दिया और उपस्थित सभी लोगों से ईमानदारी से कहा, मुझे उस समाज की परवाह नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और न ही मुझे आपके द्वारा बताई गई खाद्य संकट की परवाह है। आप मुझे किसी भी तरह से इस्तेमाल करना चाहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप विशाल मीनार जायंट टावर को जीतने में मेरा समर्थन करें, क्योंकि मैं एक बार शिखर पर पहुंचने के एहसास का अनुभव करना चाहता हूं। जादूगरनी ने सुनने के बाद सिरदर्द महसूस किया। तुम आदमी, तुम्हारी महत्वाकांक्षा वाकई बहुत बड़ी है। बिल्कुल उस तलवार संत स्वॉर्ड सेंट जैसा ही है। बातचीत खत्म होने के बाद इस जुए का खेल भी अपने अंत पर पहुंच गया और परिणाम भी वैसा ही रहा जैसा अपेक्षित था। जिन ह्वान की जीत हुई। अध्यक्षों ने भी अपना दाव स्वीकार किया और उपस्थित सभी लोगों के साथ मिलकर गिल्ड का अपना वादा निभाया और इस समय जियान दी जिन ह्वान के सामने बहुत उत्साहित होकर दिखावा कर रहा था कि अब से उसे उन्हें मिस्टर जिन कहने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह गिल्ड का मामला शांत हो गया। अब 11वीं मंजिल पर हमला करने की तैयारी करने का समय है। यह मानव इतिहास के एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने वाला है। हर कोई उत्साह से चिल्ला रहा है। उल्टी गिनती का समय ठीक अंतिम क्षण में समाप्त हुआ। तभी आसमान से अचानक एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। एक सुनहरे बालों वाली देवी खूबसूरती से सबके सामने प्रकट हुई। नीचे खड़े राहगीर उसे देखकर दंग रह गए। कितनी सुंदर है, क्या यह एक परी है? फिर देवी ने कोमलता से कहा, विशाल मीनार पर चढ़ने वाले योद्धाओं, बधाई हो, आपने नर्क को पार कर लिया है। तलहटी की नफरत की आग अब इस क्षण से समाप्त होगी। शुरुआती प्रशिक्षण की 11वीं मंजिल की सीमा खुल जाएगी। बस टेलीपोर्ट शब्द बोलकर आप मीनार के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन बात खत्म होते ही आसमान में अचानक एक भागता हुआ आदमी दिखाई दिया। उसने देवी पर एक शानदार प्रहार किया और उसे सीधे 2 हिस्सों में काट दिया। हाँ, यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तलवार संत मार्कस है। हालांकि इस वार से देवी को जरा भी चोट नहीं आई। एक चिर्र की आवाज के साथ देवी ने अपना असली रूप वापस पा लिया और वही बातें दोहराने लगी जो उसने पहले कही थीं। इस दृश्य को देखकर नीचे खड़े लोग तुरंत समझ गए, इतनी देर से जो हो रहा था वह वास्तव में सिर्फ एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन था। तभी तलवार संत को अचानक कुछ महसूस हुआ। उसने तीखी नजरों से नीचे की ओर देखा और संयोग से भीड़ में मौजूद जिन ह्वान से उसकी नजरें मिल गईं। जिन ह्वान को अचानक रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास हुआ। लगता है कि उसे निशाना बना लिया गया है। इसके बाद बूढ़े ने टेलीपोर्ट कहा और उसके सामने से गायब हो गया। न्यायाधीश इंक्विजिटर भी उसके पीछे मीनार के अंदर चला गया। टेलीपोर्टेशन की आवाजों के साथ लोग एक एक करके मीनार के अंदर भेजे जाने लगे। लेकिन देवी की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने मानवता को दयालुता से चेतावनी दी कि 11वीं से 20वीं मंजिल के बीच आपके विश्वास की अभूतपूर्व परीक्षा ली जाएगी। मैं कामना करती हूं कि आप अंतिम उत्तर खोज सकें और विजयी होकर लौटें। जिन ह्वान बहुत ध्यान से देख रहा था। उसे लगा कि सामने खड़ी यह महिला केवल एक होलोग्राफिक छवि से कहीं अधिक है। जैसे ही वह भी मीनार के अंदर टेलीपोर्ट होने वाला था, तभी पीछे से पत्रकारों का एक समूह आ गया। लगता है 10वीं मंजिल पार करने की उसकी खबर पूरी तरह फैल चुकी है। हालांकि जिन ह्वान को लोगों की नजरों में रहना पसंद है, लेकिन इतने सारे माइक अपने चेहरे के सामने देखकर वह थोड़ा घबरा गया। अंत में उसने इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। पहले मीनार के अंदर जाते हैं, फिर देखते हैं। लेकिन जैसे ही सभी 11वीं मंजिल पर पहुंचे, वे सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। यहां तक कि तलवार संत जैसे बूढ़े को भी आह भरनी पड़ी। यह युद्ध का मैदान वास्तव में इतना विशाल और भव्य है। जब सब लोग हैरान थे,
और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तब कवच पहने एक आदमी उनके सामने आया। हेट एल एन कैट डी एन जी एस एन टी टी एच जी आई आई खाक आई। कृपया साम्राज्य की रक्षा करने में हमारी मदद करें। इतना कहकर उस शूरवीर के सिर के ऊपर इस मंजिल के मिशन का विवरण दिखाई दिया। और मिशन का लक्ष्य एकिन साम्राज्य को डेमन किंग के आक्रमण से बचाने में मदद करना था, क्योंकि केवल आपूर्ति बंदरगाह की रक्षा करने में सफल होने के बाद ही अगली मंजिल पर जाया जा सकता है। 10वीं मंजिल के मामले में पार करने के गुप्त डंजन हिडन डंजियन के पुरस्कार भी जारी कर दिए गए थे। सबसे पहले सामान्य पुरस्कार युद्ध देवता का आशीर्वाद ब्लेसिंग ऑफ वॉर गॉड था, जिससे 11वीं से 20वीं मंजिल का पूरा नक्शा देखा जा सकता था। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण गुप्त डंजन पुरस्कार था आत्मा का आशीर्वाद ब्लेसिंग ऑफ प्रिमोर्डियल स्पिरिट, जिससे 11वीं से 20वीं मंजिल के सभी एनपीसी की क्षमताएं देखी जा सकती थीं और उनकी स्थिति भी जानी जा सकती थी। हालांकि पुरस्कार अभी रुके नहीं थे। जिन ह्वान को क्षति देवता का आशीर्वाद ब्लेसिंग ऑफ इंजरी गॉड भी मिला, जिससे वह 11वीं से 20वीं मंजिल के बीच अपनी पसंद का कोई भी एक उपकरण चुन सकता था। जिन ह्वान देवताओं के आशीर्वाद में डूब गया। इन चीजों के साथ मंजिल पार करना तो बहुत आसान होगा, लेकिन पास खड़ा जियान दी गुस्से से फटने वाला था। वह उसे कभी ट्रेनिंग करते हुए नहीं देखता, रोज बस उसे हैक्स चीट्स इस्तेमाल करते देखता है। जिन ह्वान ने कहा, बड़े भाई अब और ताने मत मारो, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ताकत और किस्मत का मेल क्या होता है। फिर जिन ह्वान ने आश्चर्यचकित होकर एनपीसी रैंकिंग खोली और फिर उस एनपीसी को ढूंढा जो उसके सबसे करीब था और जिसके पास कौशल स्किल्स थे। फिर उसके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान आ गई। उसके मन में एक आदर्श योजना आ गई थी। जियान दी तुरंत उसका इरादा समझ गया और उसे चिढ़ाने लगा। कहा कि वह फिर से अपना पुराना खेल शुरू कर रहा है। इसके बाद जिन ह्वान एकिन जनरल के सामने गया। उसने सीधे मुद्दे की बात की और कहा, यदि आप अपने साम्राज्य को बचाना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे मार डालिए। एकिन तुरंत ठिठक गया, तुम क्या मजाक कर रहे हो? हालांकि जिन ह्वान का चेहरा गंभीर था। उसने जनरल को झांसा दिया कि उसके पास एक विशेष तकनीक है। जैसे ही वह मरेगा उसे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तब डेमन किंग की सेना बिना लड़े ही बिखर जाएगी। एकिन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। भले ही वह युद्ध जीत सकता था, लेकिन आखिरकार जिन ह्वान भी दूसरी दुनिया से आया था। मदद करने वाले योद्धा को वह हाथ कैसे उठा सकता था? लेकिन जिन ह्वान का रवैया बहुत दृढ़ था। वह केवल जनरल के हाथों मरना चाहता था, लेकिन अगर एकिन ने हाथ नहीं उठाया तो वह खुद को खत्म कर लेगा। थोड़े मानसिक संघर्ष के बाद जनरल ने कठोर निर्णय लेने का फैसला किया। उसने अचानक अपनी लंबी तलवार उठाई और दर्द सहते हुए जिन ह्वान को मार दिया और बुदबुदाया, तुम्हारा धन्यवाद सच्चे योद्धा। मृत्यु के आगमन के साथ जिन ह्वान ने सफलतापूर्वक एकिन के एक कौशल की नकल कर ली, लेकिन जब वह पुनर्जीवित होकर फिर से उसी समय पर पहुंचा तो वह एकिन जनरल के घोड़े पर बैठा था और उसके हाथ में जो दिव्य हथियार था वह इस मिशन को पूरा करने की महत्वपूर्ण वस्तु थी। जिस क्षण जिन ह्वान ने चमकती हुई देवी की पवित्र तलवार उठाई, साम्राज्य की सेना का मनोबल तुरंत बढ़ गया और उन्होंने डेमन किंग की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दरअसल जिन ह्वान की मृत्यु के बाद न केवल उसने एकिन के युद्ध नियंत्रण कौशल की नकल की थी, बल्कि उसे यह महान पौराणिक पवित्र तलवार भी मिली थी। और जिस देवी ने इस पवित्र तलवार का निर्माण किया था, उसने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि जिस क्षण भाग्यशाली व्यक्ति के हाथ में पवित्र तलवार होगी, वह साम्राज्य के पुनर्जन्म का दिन होगा। जिन ह्वान हजारों सैनिकों का नेतृत्व करने के इस एहसास का आनंद ले रहा था, लेकिन पास खड़ा तलवार सम्राट बिल्कुल खुश नहीं था। वह सोच रहा था, तुम दिखावा करो, लेकिन तलवार को मेरे मुंह में मत घुसा देना। और वे साधारण शिकारी भी उसे ईर्ष्या से देख रहे थे। जिन ह्वान उन लोगों के चेहरों को गर्व से देख रहा था। उसे दूसरों को खुद से जलते हुए देखना पसंद था। जिन ह्वान की पवित्र तलवार के नेतृत्व में डेमन किंग की सेना का नामोनिशान मिट गया। केवल एक अकेला गोब्लिन किंग बचा था। जिन ह्वान ने मौका ढूंढा और बॉस की ओर झपटा। उसने हवा में एक छलांग लगाई और सीधे एक झटके में गोब्लिन किंग को खत्म कर दिया। अंतिम बॉस की मृत्यु के साथ साम्राज्य ने इस युद्ध में जीत हासिल की।
और तभी मीनार ने सूचित किया कि 11वीं मंजिल का डंजन पार कर लिया गया है। योगदान रैंकिंग की सूची तैयार की जा रही है। शीर्ष 10 चुनौती देने वाले निम्नलिखित व्यक्ति हैं। जब सबने देखा कि पहले स्थान पर जिन हुआन है, तो वे आश्चर्य से दंग रह गए और आपस में चर्चा करने लगे, क्या यह वही है जिसने अकेले 10वीं मंजिल पार की थी? हालांकि दूसरों की नजर में वह एक दिग्गज था, लेकिन जियान दी ऐसा नहीं मानता था, क्योंकि उसकी नजर में यह सिर्फ थोड़ी चालाकी और किस्मत थी। यह उसकी वास्तविक ताकत नहीं थी। जिन हुआन भी जियान दी की नेकनियति समझता था। फिर उसने उससे कहा, 20वीं मंजिल पार करने से पहले मैं तलवारबाजी का अभ्यास करूंगा। अब गुस्सा मत हो। जियान दी ने सुना, वाह लड़के, अब हुई न बात। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा। खुशमिजाज जियान दी को देखकर जिन हुआन को लगा कि उसे मनाना बहुत आसान है। वह बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा है। इसके बाद एकिन जनरल जिन हुआन के सामने आया और उसने उसे धन्यवाद दिया। लेकिन एकिन ने कहा कि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि उसके पीछे जो देवताओं के समान दानव है, उसने अभी तक अपना असली रूप नहीं दिखाया है। इतना कहकर जब दोनों हाथ मिलाने वाले थे, तभी मीनार से फिर से सूचना आई, शीर्ष 10 चुनौती देने वालों की सूची पूरी हो गई है। शीर्ष 10 लोग 12वीं मंजिल में पहले प्रवेश कर सकते हैं। पुरस्कार थोड़ी देर में दिए जाएंगे। टेलीपोर्ट होने से पहले एकिन ने जिन हुआन से धीरे से कहा, हमारे साम्राज्य की जिम्मेदारी अब आप पर है। इसके बाद कुछ लोग साम्राज्य के शाही महल में टेलीपोर्ट हो गए। इस समय न्यायाधीश छोटी सी प्यारी लड़की बड़े सम्मान के साथ जिन हुआन को देख रही थी और उसकी तारीफ कर रही थी कि वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, कि उसने एनपीसी को भी अपना आज्ञाकारी बना लिया है। जब दोनों एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे, तभी तलवार संत ने अचानक तलवार से हमला किया। सौभाग्य से छोटी सी प्यारी लड़की ने समय रहते उसे रोक लिया। फिर तलवार संत ने गुस्से से कहा, मैं सलाह देता हूं कि मुझे मत रोको। आज मैं इस आदमी को जरूर मार डालूंगा। लेकिन छोटी सी प्यारी लड़की उससे बिल्कुल नहीं डरी और कहा कि जिन हुआन हमारे युद्ध दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यदि उसे तुम्हारे द्वारा मार दिया गया, तो पांचों युद्ध दलों का सम्मान कहाँ रहेगा? तलवार संत ने तीखी नजरों से उसे देखा और कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। न्यायाधीश समझ गई कि लगता है आप उसे मारने पर अड़े हुए हैं। तुरंत छोटी सी प्यारी लड़की ने दिव्य कला का उपयोग किया। अगले ही पल पाल्डिन और वाइपर आसमान से नीचे आए, लेकिन तलवार संत ने मुड़कर अपने एक हाथ से ही उनके हमले को रोक लिया। इस जबरदस्त ताकत ने वाइपर को यह कहने पर मजबूर कर दिया, तुम बूढ़े आदमी इतनी उम्र के होकर भी इतने ताकतवर कैसे हो? इतना कहकर तीनों ने उसे घेर लिया। फिर छोटी सी प्यारी लड़की ने ड्यूचेस से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। ड्यूचेस पहले मना करना चाहती थी, लेकिन स्थिति ऐसी आ गई थी कि उसे भारी मन से सहायता करनी पड़ी। इसके बाद आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। छोटी सी प्यारी लड़की संतुष्टि के साथ उन स्वर्ण मुद्राओं को देख रही थी। फिर उसने अपने दोनों हाथ मिलाए और उसके हाथों में अपार जादुई शक्ति जमा होने लगी। अगले ही पल वाइपर और पाल्डिन के शरीर को सुपर पावर मिली और उनके शारीरिक कार्यों में भारी सुधार हुआ। और यही पवित्र कला है। इस समय देवताओं का आह्वान। पास खड़ी काली जादूगरनी ने भी आह भरना बंद कर दिया। उनके साथ मिलकर हमला करने की तैयारी करने लगी। और फिर तलवार संत को बताया कि हम तुम्हें क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि हमने जिन हुआन के साथ एक अनुबंध किया है। वह एक साथ हमारे 5 महान युद्ध समूहों में शामिल हो चुका है और उसका पद भी कमांडर के बराबर है। तो क्या तुम निश्चित हो कि तुम हम में से कुछ का सामना कर पाओगे? अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। इस समय भले ही तलवार संत कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह शीर्ष शिकारियों के इस समूह के घेराव का सामना बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तलवार संत गुस्से से दांत पीस रहा था। दुष्ट उसकी आंखों के सामने ही खड़ा था, लेकिन वह न्याय नहीं कर सका। हालांकि ठीक इसी समय जिन हुआन बड़े ही बेखौफ अंदाज में स्वॉर्ड सेंट के सामने आ गया और कहा कि वास्तव में वह अंदर से बहुत डरा हुआ है और उससे शांति से बात करना चाहता है। लेकिन स्वॉर्ड सेंट को उसकी बातों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था, उसके झूठ पर, क्योंकि उसकी नजर में जिन हुआन एक ऐसा
हत्यारा था जिसने 4000 से अधिक लोगों की जान ली थी। लेकिन तब हमेशा बुराई से नफरत करने वाला स्वॉर्ड सेंट उसे कानून की पकड़ से बाहर घूमते हुए बस देखता रह सकता था। स्वॉर्ड सेंट उन्हें गुस्से से घूर रहा था। उसकी नजर में ये लोग और जिन ह्वान एक ही सिक्के के दो पहलू थे, और उसे पूरा यकीन था कि उस समय उनके युद्ध समूह में शामिल न होना एक समझदारी भरा फैसला था। लेकिन वास्तव में स्वॉर्ड सेंट के शामिल न होने का असली कारण यह था कि वह खुद को साबित करना चाहता था कि वह अकेले भी विशाल मीनार के शिखर तक पहुंच सकता है। उसने सभी को फटकार लगाते हुए कहा, मेरा लक्ष्य सभी शिकारियों को यह समझाना है कि अपनी क्षमता और मेहनत से भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। मैंने उन्हें पलटवार करने की उम्मीद दी है, लेकिन तुम लोग क्या हो? तुम लोग तो बस सड़े हुए कीचड़ का ढेर हो। यह सुनकर ब्लैक विचे गुस्से से दांत पीसने लगी। वाइपर भी बगल में खड़े होकर गुस्से में चिल्लाने लगा, इतनी महान बनने का नाटक मत करो। जब पहले स्तर 5 से 9 को चुनौती दी जा रही थी, अगर तुम मदद करने को तैयार होते तो हताहतों की संख्या कम से कम आधी हो जाती। हालांकि स्वॉर्ड सेंट को उनकी बातों की कोई परवाह नहीं थी, और उसने यह भी कहा कि अगर तुम लोग संतुष्ट नहीं हो तो सच में एक लड़ाई लड़ लो। जिन ह्वान ने सबको चुप रहने को कहा। केवल एक दूसरे पर आरोप लगाने से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। क्या अब हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमें 12वें स्तर की मीनार को जीतना है और एनपीसी लोगों को साम्राज्य बचाने में मदद करनी है? इतना कहकर बगल में चुपचाप खड़े पैलेडिन ने बोलना शुरू किया। उसे लगा कि जिन ह्वान सही कह रहा है। इसके बाद उसने अपने विशेष कौशल झूठ पकड़ना का प्रदर्शन किया। इसका उपयोग करने के बाद सामने वाले की बात सच है या झूठ यह पता लगाया जा सकता था। फिर पाल्डिन ने स्वॉर्ड सेंट और जिन ह्वान से कहा, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो चलो सच और झूठ की एक परीक्षा करते हैं। जिन ह्वान ने जैसे ही यह सुना, क्या यह खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका नहीं था? उसने तुरंत उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। स्वॉर्ड सेंट को भी पाल्डिन के चरित्र पर भरोसा था, इसलिए उसने भी इस तरीके के लिए सहमति दे दी। इसके बाद परीक्षण शुरू हुआ। स्वॉर्ड सेंट ने सबसे पहले जिन ह्वान से पूछा कि क्या उसने 4000 से अधिक लोगों की हत्या की है। उम्मीद नहीं थी कि जिन ह्वान बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे अपने अपराध स्वीकार कर लेगा। स्वॉर्ड सेंट ने उत्तेजित होकर सबको चिल्लाकर कहा, देखो इसे। वाकई में, लेकिन जैसे ही उसने बात आधी की, पाल्डिन ने उसे बीच में ही टोक दिया, क्योंकि जिन ह्वान ने अभी अभी झूठ बोला था। स्वॉर्ड सेंट तुरंत वहीं सन्न रह गया। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिख रहा था। उसने जल्दी से दूसरा सवाल पूछा, कहा, यह आदमी निश्चित रूप से एक प्रशिक्षित शीर्ष हत्यारा है। हालांकि इस बार जिन ह्वान ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और सीधे स्वीकार कर लिया। लेकिन पाल्डिन ने बताया कि जिन ह्वान फिर से झूठ बोल रहा है। बूढ़ा आदमी पूरी तरह से चकरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। यहां तक कि उसे संदेह होने लगा कि क्या उसके कौशल में कोई गलती हो गई है। तभी जिन ह्वान ने खुद सच बताया, मैंने वास्तव में हत्या की है, लेकिन केवल एक की, और वह व्यक्ति वास्तव में एक नीच इंसान था। स्वॉर्ड सेंट के पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे, क्योंकि जिन ह्वान ने अभी जो कुछ भी कहा था वह सच था। फिर जिन ह्वान बूढ़े के पास गया और कहा, चूंकि गलतफहमी दूर हो चुकी है तो क्या आपको मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? अगर यहां ये कमांडर मौजूद नहीं होते तो शायद मैं अभी तुम्हारे हाथों मर चुका होता, है ना? कमांडरों ने भी स्वॉर्ड सेंट से जल्द जिन ह्वान से माफी मांगने के लिए कहा, और जिन ह्वान भी बहुत उत्सुक था कि वह आगे क्या करेगा। अपने हाथ में न्याय की तलवार को देखते हुए, जिसका उसने अनगिनत बार उपयोग किया था, बूढ़ा आदमी सोच में पड़ गया। उसने म्यान से तलवार निकाली, अपने सिर के ऊपर मर्डर स्किल को देखा। अंत में उसने तलवार वापस रख दी और सम्मानपूर्वक जिन ह्वान के सामने झुक गया और कहा, मुझे माफ कर दो। उसने स्वीकार किया कि उसकी जल्दबाजी ने जिन ह्वान के बारे में गलत समझा और उसे लगभग मार ही डाला था। जिन ह्वान से मिलने से पहले बूढ़ा हमेशा इस सिद्धांत का पालन करता आ रहा था कि किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा, और वह अब तक यहां तक पहुंचा था। लेकिन इस पल उसे समझ आ गया कि उसके विचार जिद्दी और गलत थे। फिर उसने ईमानदारी से जिन ह्वान से कहा, जब मैं विशाल मीनार के
शिखर पर पहुंच जाऊंगा, तब तुम अपनी जान कभी भी ले सकते हो। जिन हुआन ने बगल में खड़े पाल्डिन की ओर देखा। पाल्डिन ने सिर हिलाया, यह संकेत देते हुए कि स्वॉर्ड सेंट ने अभी जो कहा वह सच था। जिन हुआन ने अविश्वास की दृष्टि से स्वॉर्ड सेंट को देखा। फिर उसने सम्मानपूर्वक स्वॉर्ड सेंट से कहा, आपको इतने चरम विचार रखने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में अगर आप मुझे बस थोड़ी तलवारबाजी सिखा दें तो मैं उसी में संतुष्ट रहूंगा। मूल रूप से मैं आपको माफ करने के लिए कोई शर्त नहीं रखना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि आपको बुरा लग सकता है, इसलिए मुझे यह तरीका सोचना पड़ा। यह सब कहने के बाद जिन हुआन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बात करते करते वह अपने दिल की सारी बात कह जाएगा, और इन बातों ने वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। यहां तक कि पाल्डिन भी बहुत आश्चर्यचकित था। हे भगवान, वह जो कह रहा है वह सब सच है। इस समय छोटा प्यारा लड़का लिटिल क्यूट बगल में खड़ा भावुक होकर रोने लगा। यह सबसे पवित्र दृश्य था जो उसने देखा था। स्वॉर्ड सेंट ने कुछ देर सिर झुकाकर चुप्पी साधी। अगले ही पल वह अचानक जिन हुआन से लिपट गया और उत्साह से कहा, कोई समस्या नहीं है। तुम्हारी भविष्य की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी मेरी है। तुम मुझे दादा मार्कस कहना। जब मेरी प्यारी पोती मीनार में आएगी मैं उसे तुमसे जरूर मिलवाऊंगा। जिन हुआन थोड़ा घबरा गया। यह सब बहुत अचानक हुआ था। वह खुद भी इसके लिए तैयार नहीं था। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तभी मीनार से अचानक सूचना आई, बधाई हो, आपने 11वां स्तर पार कर लिया है और आप नंबर 1 शिकारी बन गए हैं। अब पहले स्थान का पुरस्कार दिया जा रहा है। जैसे ही शब्द खत्म हुए, एक सुनहरी देवी और एक काला डेविल जिन हुआन के सामने प्रकट हुए। रक्षक देवी का पुरस्कार चुनने से आप साम्राज्य के किसी भी महत्वपूर्ण पद पर आ सकते हैं। चुनने के बाद आपको संबंधित क्षमता और प्रतिष्ठा भी मिलेगी। हालांकि डेविल का पुरस्कार इससे बिल्कुल अलग था। राजा जिन हुआन के प्रदर्शन से बहुत प्रभावित था। वह गुप्त रूप से जिन हुआन के साथ सहयोग करना चाहता था। बस यहां मौजूद सभी योद्धाओं को मार डालो। पूरा होने के बाद वह अपनी शक्ति का उपयोग करके उसे 99वें स्तर की मीनार पर भेज देगा। हालांकि इन दो पुरस्कारों के आने के बाद स्वॉर्ड एम्परर ने तुरंत देख लिया कि यह एक जाल है और जिन हुआन को चेतावनी दी कि इसमें न फंसें। जिन हुआन निश्चित रूप से जानता था कि यह एक साजिश है, क्योंकि उस स्वॉर्ड एम्परर ने निश्चित रूप से डेविल का पुरस्कार चुना होगा, लेकिन उसके बाद उसे सीधे 99वें स्तर पर नहीं भेजा गया था, बल्कि उसे 40वें स्तर पर ही रोक दिया गया था, हालांकि जानते हुए भी कि यह एक जाल है। जिन हुआन थोड़ा आकर्षित हुआ। उसने स्वॉर्ड एम्परर से पूछा, क्या हम पहले 99वें स्तर पर जाकर देखें? वैसे भी मरने के बाद हम यहां वापस तो आ ही सकते हैं, क्या कहते हो? स्वॉर्ड एम्परर ने गंभीर होकर जिन हुआन से कहा कि ऐसा मत करो। भले ही मैं स्वॉर्ड एम्परर हूं, लेकिन 99वें स्तर तक चढ़ना भी एक विफलता होगी, और 99वें स्तर पर कोई अंतिम राक्षस नहीं है, बल्कि वहां राक्षसों से भी भयानक चीजें मौजूद हैं। कुल मिलाकर तुम अपनी स्थिति बनाए रखो और धीरे धीरे मीनार पर चढ़ते रहो। कुछ चीजों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। यह सुनने के बाद जिन हुआन ने कुछ देर गहराई से विचार किया। अंत में उसने इस अवसर को छोड़ने का फैसला किया। उसने दोनों पुरस्कारों को ही त्याग दिया। सबसे सुरक्षित रास्ता चुनना ही बेहतर था। फिर जिन हुआन ने मुड़कर सबको बताया कि उसके सामने 11वें स्तर के 2 पुरस्कारों के विकल्प हैं। ब्लैक विचे ने कहा, मैं कह रही हूं, तुम अभी से क्यों सुन्न पड़ गए? जल्दी से चुनाव करो, फिर शायद मेरी बारी आएगी। जिन हुआन ने उत्तर दिया, मैंने फैसला कर लिया है। मुझे दोनों नहीं चाहिए। सबकी हैरानी के बीच पुरस्कार जिन हुआन के सामने से गायब हो गए। फिर स्वॉर्ड सेंट ने पुरस्कार का विवरण देखा। उसे लगा कि जिन हुआन का ऐसा करना वास्तव में सुरक्षित था, लेकिन क्या सभी पुरस्कारों को छोड़ना जरूरी था? इतना कहकर स्वॉर्ड सेंट ने देवी का पुरस्कार चुना और वह नाइट ऑर्डर का कमांडर बन गया। अब छोटे प्यारे लड़के की बारी है चुनने की, ताकि सभी इस पुरस्कार को बेहतर ढंग से समझ सकें। छोटे प्यारे लड़के ने सीधे जादू का प्रयोग किया और कौशल के विवरण को जमीन पर प्रोजेक्ट कर दिया। जब लोगों ने इन घातक पुरस्कारों को देखा तो उनके पसीने छूट गए। छोटे प्यारे लड़के ने कहा, ऐसा लगता है कि मीनार चाहती है कि हम एक वेयरवुल्फ गेम खेलें, लेकिन सौभाग्य से पाल्डिन उनके साथ है।
अगर किसी ने झूठ बोला और डेविल का पुरस्कार चुना तो जांच करते ही पता चल जाएगा। स्थिति समझने के बाद डेविल का पुरस्कार चुनने वाला एक व्यक्ति था। साम्राज्य के उससे मिलते जुलते पद चुने। अब पुरस्कारों का निपटान हो चुका है। मीनार लोगों की गिनती शुरू करती है। कुल 10 लोगों ने चुनाव पूरा किया। एक व्यक्ति ने पुरस्कार छोड़ दिया और देवी का पुरस्कार चुनने वालों की संख्या 8 थी। राक्षस का पुरस्कार चुनने वाला एक व्यक्ति था। यह सुनकर कि किसी ने डेविल का पुरस्कार चुना है, एक पल के लिए सभी बहुत असहज महसूस करने लगे। उन्होंने घबराहट में एक दूसरे की ओर देखा। ऐसा लगता है कि कोई लालच में आकर डेविल को चुनने से खुद को रोक नहीं पाया और वह गद्दार उन सभी के बीच छिपा हुआ है। यह वेयरवुल्फ गेम आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। ब्लैक विचे ने सबसे पहले कड़ी चेतावनी दी। अगर मुझे पता चला कि गद्दार कौन है तो मैं उसे सबसे दर्दनाक तरीके से मार डालूंगी। इस समय सभी बहुत तनाव में थे। सब पाल्डिन से जल्दी से झूठ पकड़ने वाला कौशल इस्तेमाल करने का आग्रह कर रहे थे ताकि सभी से पूछताछ की जा सके। फिर पाल्डिन ने झूठ पकड़ने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन चूंकि जिन्हवान ने पुरस्कार त्याग दिया था इसलिए इस बार उस पर कोई संदेह नहीं था। इसके बाद पाल्डिन ने एक एक करके सभी से पूछताछ शुरू की, लेकिन बिना किसी अपवाद के सभी ने सच बोला। किसी ने भी झूठ नहीं बोला था। वाइपर सोचकर ही डर से कांप उठा। उपस्थित 10 में से किसी ने भी डेमन किंग का इनाम नहीं चुना, तो फिर वह गद्दार आखिर आया कहां से है? लोगों को घबराया हुआ देखकर देवी योद्धाओं की मूर्खता पर आह भरती है और डेमन किंग ऊपर से देखकर जोर से हंस रहा है। पाल्डिन सबको घबराने से मना करता है, थोड़ा शांत हो जाइए, लेकिन तभी स्वॉर्ड सेंट ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसे शक है कि शायद पाल्डिन ही गद्दार है, क्योंकि झूठ पकड़ने वाला भी झूठ बोल सकता है। यह सुनकर ब्लैक विच बहुत नाखुश हुई। क्या आप हम पर शक कर रहे हैं? स्वॉर्ड सेंट ने कहा कि हाँ, भले ही पाल्डिन गद्दार न हो, फिर भी वह आप में से किसी के लिए झूठ बोल सकता है। जब सब एक दूसरे पर शक कर रहे थे, लिटिल क्यूटी ने सबसे कहा, हम पांचों बड़े युद्ध समूहों को एक दूसरे को जाने 10 साल हो गए हैं। विश्वास में निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन 5 बड़े युद्ध समूहों के बाहर के लोग, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। राहगीरों ने जज की बात समझ ली, लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते, लिटिल क्यूटी पलक झपकते ही उनके पीछे पहुंच गई और उसने एक हाथ से आदमी के शरीर को चीर दिया। वाइपर ने भी तुरंत दूसरे व्यक्ति को खत्म कर दिया। स्वॉर्ड सेंट अब और सहन नहीं कर सका। उसने अपनी तलवार निकाली और चिल्लाया, तुम सब जानवर हो। आखिरकार असली चेहरा सामने आ ही गया। लिटिल क्यूटी बहुत क्रूर थी। वह किसी को भी छोड़ने के बजाय गलती से भी मारना पसंद करेगी। कुछ लोगों की बेरहमी से हत्या करने के बाद तभी जाइंट टॉवर से एक सूचना आई, 3 योद्धा मारे जा चुके हैं। वे डेमन किंग के आदमी नहीं थे। क्या स्वॉर्ड सेंट इतना भी नहीं सह सकता? एक जोरदार वार किया, जिससे लिटिल क्यूटी का हाथ सीधा कट गया। शुक्र है कि वाइपर ने रोक लिया, वरना वह मर चुकी होती। बाकी ग्रुप लीडर्स ने भी यह देखा और तुरंत मदद के लिए दौड़े और स्वॉर्ड सेंट से लड़ने लगे। अब स्थिति बहुत ही अस्तव्यस्त हो गई थी। पाल्डिन ने तुरंत निर्णय का अधिकार जिन्हवान को सौंप दिया ताकि वह इन लोगों को रोक सके। अब और गड़बड़ मत करो। फिर जिन्हवान ने जोर से स्वॉर्ड सेंट को पुकारा, मेरे आपके दामाद होने के नाते क्या आप पहले रुक सकते हैं? मुझे पता है कि आप इन लोगों को माफ नहीं करेंगे, लेकिन सच का पता चलने के बाद बात करना बेहतर होगा। जब सब शांत हो गए, जिन्हवान ने सबको विस्तार से समझाया, देखो, ऊपर लिखा है 20वीं मंजिल को नष्ट करने वाली डेमन किंग की नदी। हमें अपनी शक्ति डेमन किंग से लड़ने में लगानी चाहिए, न कि इस काल्पनिक गद्दार पर। हो सकता है कि यह कथित गद्दार सिस्टम द्वारा हमें आपस में लड़ाने के लिए बनाया गया हो। जब तक हम टॉवर पर हमला करना जारी रखते हैं और अंतिम डेमन किंग को खत्म करते हैं, तो क्या सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा? ऑटम रेन डेमन किंग आखिरकार अपने असली रूप में प्रकट हुआ। जैसे ही डेमन किंग युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ, आसमान से खून जैसा लाल दुःस्वप्न की बारिश होने लगी। जो भी सैनिक भीग गया, वह भयानक दुःस्वप्न में फंस गया। यहां तक कि स्वॉर्ड सेंट जैसे शक्तिशाली शिकारी भी ऑटम रेन डेमन किंग के सामने
उस कंपकंपी पैदा करने वाले दबाव को नहीं झेल पा रहे थे। इंसानों को चींटियों की तरह देखते हुए ऑटम रेन डेमन किंग ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि दूसरी दुनिया के मददगारों को बुलाने से तुम साम्राज्य को बचा पाओगे? तुम इंसान कितने दयनीय हो। चाहे तुम कितने भी लोगों को बुला लो, मैं तुम्हारी इच्छा शक्ति को तोड़ दूंगा और दुष्ट आत्माओं को तुम्हें निगलने दूंगा। इतना कहकर जाइंट टॉवर ने इस मिशन का विवरण दिखाया। इसकी कठिनाई अभूतपूर्व एसएसएस स्तर तक पहुंच गई थी और इस बार का लक्ष्य डेमन किंग की शक्ति को कम होने से रोकना था। लेकिन चाहे जो भी हो, यह शिकारियों की क्षमता से बाहर था। यह ऑटम रेन डेमन किंग उनके बस की बात नहीं थी। लेकिन जिन ह्वान ऐसा नहीं मानता था। वह जानता था कि जाइंट टॉवर कभी भी असंभव मिशन नहीं देगा। इसलिए उसने सबको निर्देश देना शुरू किया और हर किसी को अलग अलग लक्ष्य दिए। लेकिन जब लिटिल क्यूटी की बारी आई तो जिन ह्वान ने उसे अच्छा नहीं माना, क्योंकि वह लिटिल क्यूटी को नापसंद करता था। एक ऐसा शिकारी जो बेगुनाहों को मारता है। लेकिन यह दुश्मनी निकालने का समय नहीं था, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सेनापति की भूमिका के रूप में उसे अभी और काम करना था, और वह था शहर की दीवारों पर तैनात सैनिकों को शांत करना और वर्तमान स्थिति को स्थिर करना। अब सब कुछ तैयार था और लड़ाई आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। इसके बाद जिन ह्वान युद्ध के मैदान की ओर जाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन तभी ब्लैक विच उसे मिली। जिन ह्वान थोड़ा उलझन में था। क्या तुम्हें इस समय दीवार पर नहीं होना चाहिए था? तुम अचानक वापस कैसे आ गई? विच ने कहा, जाहिर है तुम्हें साथ ले जाने के लिए, क्योंकि तुम्हारी पवित्र तलवार एनपीसी को आकर्षित कर सकती है और लोगों का मनोबल बढ़ा सकती है। इसलिए दीवार पर जिसकी जरूरत है वह मैं नहीं, बल्कि तुम हो। जल्दी मान जाओ, मैं तुम्हें अभी वहां टेलीपोर्ट कर देती हूं। जिन ह्वान बहुत हैरान था, यह जानकर कि क्लास कौशल हर किसी का सबसे गहरा रहस्य होते हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि विच इतनी स्पष्ट होगी और उसे यह बात सीधे बता देगी। लेकिन वास्तव में विच ने इतना नहीं सोचा था, क्योंकि उसकी वर्तमान भूमिका साम्राज्य की प्रधानमंत्री की थी। लोगों को बचाना ही सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था। फिर विच ने जिन ह्वान का हाथ कसकर पकड़ा। एक झटके के साथ वे दोनों शहर की दीवार पर टेलीपोर्ट हो गए। लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि स्थिति अच्छी नहीं थी। वहां खड़े होकर देखने पर नीचे केवल निराश और रोते हुए सैनिक थे। ब्लैक विच ने सैनिकों को तेज नजरों से देखा। फिर वह दीवार पर खड़ी होकर चिल्लाई, सब हिम्मत जुटाओ। साम्राज्य के सैनिकों, तुम ही इस देश की असली दीवार हो। जब तक तुम नहीं गिरते, यह देश कभी नष्ट नहीं होगा और ईश्वर भी हमारी रक्षा करेगा। यह जोशीला भाषण देने के बाद रक्षा करने वाली देवी विच की बहुत प्रशंसा करती हैं। इसके लिए देवी ने उसे एक और सर्वशक्तिमान पवित्र तलवार का प्रकाश दिया। जैसे ही उसने और जिन ह्वान ने पवित्र तलवार उठाई, देवी द्वारा दिया गया पवित्र तलवार का प्रकाश पूरे साम्राज्य में फैल गया, लोगों को दुःस्वप्न की बारिश से बचाने के लिए। लेकिन जिन ह्वान की नजर में यह कुछ बहुत खास नहीं था, क्योंकि यह पवित्र तलवार का प्रकाश केवल एक ही क्षेत्र को रोशन कर पा रहा था। लेकिन यह भी काफी था। विच के प्रोत्साहन और देवी के आशीर्वाद से भय और दुःस्वप्न में फंसे सैनिक धीरे धीरे अपनी लड़ने की इच्छा वापस पाने लगे। जिन ह्वान ने हैरानी से ब्लैक विच को देखा। उसे नहीं पता था कि इतना क्रूर दिखने वाला व्यक्ति, उसका एक ऐसा पहलू भी है जिसे कोई नहीं जानता। जिन ह्वान को सुन्न देखकर ब्लैक विच ने मजाक किया, क्या मैं इतनी सुंदर हूं जो मुझे लगातार देख रहे हो? जल्दी से सोचो कि डेमन किंग का मुकाबला कैसे करना है। लेकिन वास्तव में जिन ह्वान के मन में पहले से ही एक विचार था। उसने योजना बनाई कि शिकारी छोटे राक्षसों का ध्यान भटकाएंगे और फिर विच की टेलीपोर्टेशन शक्ति का उपयोग करके खुद को अकेले खड़े डेमन किंग के सामने पहुंचाएगा। यह सुनकर विच को थोड़ा संदेह हुआ। यह तो मरने जाने जैसा ही है। लेकिन वह सही कह रही थी। जिन ह्वान वास्तव में मरने ही जा रहा था। तभी डेमन किंग ने बोलना शुरू किया। उसने मजाक उड़ाया कि देवी ने इंसानों को जो दिया है वह कोई आशीर्वाद नहीं है, बल्कि केवल इंसानों के साथ किया गया एक मजाक है। इसके बाद डेमन किंग ने काली ऊर्जा से लिपटी रहस्यमयी विशाल तलवार उठाई और एक ही वार किया। साम्राज्य की लाखों की सेना पल भर में राख हो गई।
यहां तक कि अभेद्य शाही महल भी इस विनाशकारी शक्ति को नहीं झेल सका और एक वार में मलबे में बदल गया। और आंतरिक महल की रक्षा करने वाले योद्धा डचेस ग्रुप लीडर भी जीवित नहीं बच सकी। उनकी मृत्यु डेमन किंग के हाथों हुई। विच ने आह भरी, उसकी पुरानी दोस्त इस तरह मर गई। लेकिन अभी शोक मनाने का समय नहीं है। पहले वर्तमान समस्या को हल करना होगा। फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और युद्ध के मैदान में टेलीपोर्ट हो गए। सामने राक्षसों के झुंड को हमला करते देखकर जीएनडी ने जिन ह्वान से कहा, यह तुम्हारे लिए खुद को साबित करने का एक बेहतरीन मौका है। अपनी पूरी ताकत लगाकर राक्षसों का मुकाबला करो, चाहे तुम कितनी भी देर तक टिक सको। फिर जिन ह्वान ने एड्रेनालिन का एक शक्तिशाली वर्जन लिया और उसे एक ही बार में पी गया। अब सब कुछ तैयार है। अब समय है इन डेमन किंग की सेना पर हमला करने का। उसने तेजी से एड्रेनालिन की वह बोतल पी ली और फिर अपनी पवित्र तलवार उठाई और डेमन आर्मी का बेरहमी से संहार करने लगा। न जाने कितना समय बीत गया। जिन ह्वान को अब याद नहीं था कि उसने कितने राक्षसों को मारा है। वह एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया जहां उसे खुद का होश नहीं था। उसकी आंखों के सामने की दुनिया धुंधली हो गई थी। केवल वह इस युद्ध के मैदान में चमक रहा था। इस समय उसे फिर से उस जानवर इंपीरियर यान की याद आई। उसने सोचा कि वह 20वीं मंजिल को कैसे पार कर गया। अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं और मैं टॉवर की 100वीं मंजिल तक भी जाऊंगा। लगातार राक्षसों को मारने के बाद जिन ह्वान की उपस्थिति फिर से बढ़ गई और वह क्लास शिकारी बन गया। और वह क्लास शिकारी बनने के एक कदम और करीब आ गया। तभी स्वॉर्ड सेंट भी वहां पहुंच गए। उन्होंने जिन ह्वान की तारीफ की कि वह वास्तव में अद्भुत है। एक क्लास शिकारी होने के बावजूद उसके पास क्लास शिकारी जैसी ताकत है। उसमें साहस और कौशल वाकई बहुत है। जिन ह्वान ने विनम्रता से उत्तर दिया, क्या आप बकवास कर रहे हैं? क्योंकि मेरे पास चीटिंग पावर है। इसके बाद दोनों ने मिलकर युद्ध क्षेत्र में तबाही मचाना शुरू कर दिया। छोटा प्यारा साथी भी उनके पीछे पीछे आया। साम्राज्य की सेना का नेतृत्व करते हुए युद्ध क्षेत्र पर हमला किया। और इसी समय जहरीली जुबान वाला संप्रदाय प्रमुख भी वहां पहुंच गया। जब वह जिन ह्वान के पास आया तो उसने पाया कि जिन ह्वान बहुत अधिक मग्न था। उसने उसकी बात सुनी ही नहीं। लियाओ फान मुस्कुराया, यह लड़का वाकई बहुत विशेष है। फिर वह जिन ह्वान के साथ मिलकर लड़ने लगा। इन संघर्ष करते मनुष्यों के समूह को देखकर डेमन लॉर्ड के पास अब उनके साथ खेलने का धैर्य नहीं था। उसने काली विशाल तलवार उठाई और आकाश में रक्त जैसे लाल कोहरे को बुलाया। ब्लैक विच ने यह देखते ही तुरंत दर्पण का उपयोग करके हमले को वापस परावर्तित कर दिया। फिर सब एक साथ इकट्ठा हो गए और टेलीपोर्ट होने के लिए चुड़ैल का हाथ कसकर पकड़ लिया। लेकिन जब चुड़ैल ने जिन ह्वान का नाम पुकारा तो जिन ह्वान थोड़ा हिचकिचाया। वह डेमन लॉर्ड के सामने खड़ा था। उसके मन में कुछ भावनाएं उमड़ रही थीं, क्योंकि सामने के ये दृश्य और जो कुछ भी उसने पहले अनुभव किया था, सब कुछ मिटने वाला था। जेएनडी ने उसे सांत्वना दी कि वह इतना दुखी न हो। चलो हम अंतिम राक्षस का सामना करने चलते हैं। इसके बाद सभी योद्धा एकत्र हो गए और डेमन लॉर्ड के सामने आ गए। लेकिन इससे पहले कि दोनों पक्ष लड़ते, जिन ह्वान ने अचानक चुड़ैल का हाथ छोड़ दिया और पवित्र तलवार उठाकर डेमन लॉर्ड पर वार करने के लिए उठा ली। डेमन लॉर्ड ने जिन ह्वान का उपहास किया कि वह कितना मूर्ख और अहंकारी है कि अकेले ही मुझे चुनौती देने की हिम्मत करता है। हालांकि मूर्ख व्यक्ति जिन ह्वान नहीं था, बल्कि वह स्वयं था, क्योंकि जिन ह्वान जानबूझकर उसके हाथों मरना चाहता था। अब स्किल कार्ड चुनने का समय आ गया है। फिर तलवार के सम्राट ने स्किल कार्ड का विवरण देना शुरू किया। सबसे पहले अध्याय का रैंक स्किल, क्रोध बारिश की तरह फैलता है का प्रभाव। जब तक आसपास निर्दोष लोगों का रक्त बह रहा होगा, आकाश से दुस्वप्न की बारिश होगी। भीगने वाले लोग बुरे सपनों के जाल में फंस जाएंगे और तड़प कर मर जाएंगे। दूसरा अध्याय E+ रैंक स्केल, हृदय की गूंज। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाएंगी, चाहे वह प्रतिशोध की भावना हो या खुशी, दुख या क्रोध। सब कुछ निरंतर ईंधन में बदल जाएगा जो तुम्हारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाएगा। तीसरा अध्याय, सबसे जबरदस्त स्किल आया, रैंक स्किल 100 भूतों का आह्वान। तुम्हारे द्वारा मारे गए लोगों या राक्षसों को बुलाओ। उन्हें एक मृत सेना में बदल सकते हो,
लेकिन वे केवल कुछ गोबलिन, अर्धमानव, कंकाल आदि ही बन सकते हैं और इसे एक सप्ताह में केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन ह्वान सोच में पड़ गया। ये तीनों कौशल उसकी इच्छा के बहुत अनुरूप थे, लेकिन सीमाओं के कारण वह केवल एक ही चुन सकता था। अंत में जिन ह्वान ने एक सुनहरा कार्ड पकड़ा, क्योंकि जिन ह्वान का शिकारी स्तर बढ़कर रैंक हो गया था, इसलिए इस बार दुष्प्रभाव होगा। ऑटम रेन डेमन लॉर्ड का मानसिक आघात फिर से प्रकट होने वाला है। दंड की तीव्रता चरम पर है। चयन समाप्त होने के बाद समय वापस 24 घंटे पहले चला गया। इस अनुभव के साथ जिन ह्वान ने 11वीं और 12वीं मंजिल की सारी जानकारी देने का फैसला किया, लेकिन एक शर्त है कि टावर में प्रवेश करने के बाद कमांडरों को बिना किसी शर्त के उसकी एक बात माननी होगी। विशेष रूप से जिन ह्वान अभी नहीं बता सकता, लेकिन वह गारंटी दे सकता है कि वह किसी की जान लेने जैसी कोई चीज नहीं करेगा। छोटे प्यारे साथी ने कहा कि कोई समस्या नहीं है, सावधानी बरतना हमेशा अच्छा होता है। महिला कमांडर ने भी साथ दिया और इस शर्त का समर्थन किया। इसके बाद जिन ह्वान ने उन्हें 10वीं मंजिल से ऊपर का विवरण बताया। विशाल टावर के बारे में चर्चा करने के बाद जिन ह्वान ने पवित्र शूरवीर पैलेडिन को अपने साथ घूमने के लिए कहा। फिर दोनों आराम से सड़क पर चलने लगे। थोड़ी देर बाद जेन डी ने जिन ह्वान को सचेत किया कि वह आदमी उनका पीछा कर रहा है। जिन ह्वान को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि हर कदम उसकी योजना के अनुसार ही था। फिर चलते चलते दोनों पहुंचे ईहान की दवा की दुकान पर। जब उसने आत्मरक्षा दल के पवित्र शूरवीर को अपनी छोटी सी दुकान पर आते देखा, तो ईहान डर के मारे तुरंत घुटनों पर गिर गया और माफी मांगने लगा। उसका मुंह लगातार यह कहता रहा कि उसका छोटा सा व्यवसाय है, उसने कोई कानून नहीं तोड़ा है, वह एक बहुत ही अच्छा नागरिक है। जिन ह्वान ने उसे जल्दी उठने को कहा और बताया कि वह पवित्र शूरवीर को लेकर दवा खरीदने आया है। एक गलतफहमी थी। यह सुनकर ईहान ने तुरंत जिन ह्वान का हाथ थाम लिया और कहा कि तुम वास्तव में मेरे फरिश्ते हो। ठीक उसी समय एक आदमी दवा की दुकान के दरवाजे पर आया। आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तलवार के संत मार्कस थे। वह सीधे मुद्दे पर आते हुए बोले कि कृपया सभी बाहर चले जाएं। मैं इस लड़के से अकेले में बात करना चाहता हूं। जैसे ही तलवार के संत बुजुर्ग दुकान में दाखिल हुए, उन्होंने धमकी दी कि जिन ह्वान के अलावा सभी तुरंत बाहर चले जाएं। लेकिन पवित्र शूरवीर चुपचाप नहीं देख सकता था। वह दृढ़ता से तलवार के संत के सामने खड़ा हो गया, बिना किसी समझौते के। ऐसा लग रहा था कि युद्ध बस शुरू होने ही वाला है। हालांकि तलवार के संत पवित्र शूरवीर पर हमला नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि यह आदमी एक अच्छा इंसान है जिसने कभी किसी की जान नहीं ली है। इस समय ईहान भी आगे आया। उसने तलवार के संत को समझाया कि जिन ह्वान उसका रक्षक है, वह किसी भी कीमत पर उसकी रक्षा करेगा। यह दृश्य देखकर तलवार के संत मौन हो गए। हालांकि उन दोनों में तलवार के संत को रोकने की पर्याप्त शक्ति नहीं थी, लेकिन उनकी दृढ़ दृष्टि और न्यायपूर्ण कार्य बहुत प्रभावशाली लग रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद बुजुर्ग ने अपनी तलवार वापस रख ली और मुड़कर शान से कहा कि लगता है आज आने का सही समय नहीं है। उनके दुकान से बाहर निकलने के बाद जिन ह्वान भी तुरंत उनके पीछे बाहर आया। उसने चिल्लाकर कहा कि तलवार के संत कल दोपहर शहर के उत्तर में खाली मैदान में मिलें, तब वह उन्हें सब कुछ समझा देगा। तलवार के संत की उदास पीठ को देखकर पवित्र शूरवीर ने कुछ आहें भरी। वास्तव में बुजुर्ग पहले ऐसे नहीं थे। उनका भी एक सुखी और सामंजस्यपूर्ण परिवार था, लेकिन एक बार बाहर जाने पर एक दुर्घटना हो गई। उनकी बेटी और दामाद की एक हत्यारे ने हत्या कर दी थी। केवल उनके पोता और पोती ही जीवित बच पाए थे। शायद इन्हीं अनुभवों के कारण वह बुराई से नफरत करने वाले तलवार के संत बन गए। वास्तव में पवित्र शूरवीर बुजुर्ग की भावनाओं को बहुत समझ सकते थे, क्योंकि कुछ बुरे लोग इस दुनिया में रहने के लायक नहीं होते। अगले दिन दोपहर का समय आया। जिन ह्वान वादा किए अनुसार वहां पहुंचा। शहर के उत्तर में मिलने के स्थान पर तलवार के संत ने उसकी हिम्मत की प्रशंसा की कि वह अकेले ही मेरा सामना करने की हिम्मत कर सका। लगता है इतने लोगों को मारने के बाद तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत भरोसा है।
जिन हुआन को थोड़ा दर्द हुआ और वह एक बच्चे की तरह पीड़ित महसूस करने लगा। फिर उसने सीधे मुद्दे पर आकर कहा, मैं जानता हूं कि आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं। क्या यह डिटेक्टिव की बुद्धिमान दृष्टि स्किल के कारण है? बुजुर्ग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। इस लड़के को यह कैसे पता चला? जिन हुआन ने उन्हें बताया कि मैं एक भविष्यवक्ता हूं। मेरे पास भविष्य देखने की क्षमता है। आप आगे जो कुछ भी करेंगे, मुझे सब कुछ स्पष्ट रूप से पता होगा। तलवार के संत की भौहें सिकुड़ गईं और उन्होंने अपना हाथ पीछे ले लिया और जिन हुआन से पूछा कि अंदाजा लगाओ उन्होंने कितनी उंगलियां उठाई हैं। जिन हुआन से गलती हो गई। वह जानता था कि वह अंदाजा नहीं लगा सकता। तभी उसने अचानक खंजर निकाला, ठीक उसी क्षण जब तलवार के संत को लगा कि वह हमला करने वाला है। जिन हुआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को घोंट दिया, बुजुर्ग के चेहरे पर हैरानी के साथ। समय वापस 24 घंटे पहले चला गया। जिन हुआन की बार बार की मृत्यु के बाद आखिरकार इस बार वह तलवार के संत को मनाने में सफल रहा। उसने बुजुर्ग से अपने लिए 5 दिन का समय मांगा। तब तक वह खुद को निर्दोष साबित कर देगा। बुजुर्ग सहमत हो गए। वैसे भी वह उनके पास ही थे। यह लड़का भी नहीं बच पाएगा। अब सब कुछ सुलझ गया है। 12वें स्तर का एक नया अंत आने वाला है। अब सभी सदस्य इकट्ठा हो चुके हैं। 11वें स्तर पर हमला शुरू करें। फिर सभी कमांडर दुश्मनों के बीच तबाही मचाने लगे। लेकिन इस बार अलग बात यह है, जिन हुआन ने सुर्खियों में रहने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि वह पीछे चुपचाप सब कुछ देख रहा था। शायद क्योंकि उसने पहले बहुत कुछ अनुभव किया है। अब वह बस थोड़ा शांत रहना चाहता है। लेकिन वह मुस्कुराते मुस्कुराते अचानक उसे अपनी पीठ पर सिहरन महसूस हुई। फिर उसने अचानक मुड़कर देखा, पाया कि तलवार संत उसे घूर रहे हैं। और बुजुर्ग ने कहा कि वह 24 घंटे जिन हुआन की निगरानी करेंगे। जिन हुआन भी मजबूर था। आखिर वह उसका काल ही तो है। लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए जिन हुआन ने ब्लैक ड्रैगन कमांडर को खोजा। फिर एक मिनी मैप निकाला और उसे बताया कि इससे युद्ध क्षेत्र की स्थिति एक नजर में देखी जा सकती है। इस खजाने के बारे में सुनकर ब्लैक विची की आंखें चमक उठीं। उसने जिन हुआन का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी करो, तुरंत अंतिम बॉस को ढूंढो। फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अगले ही पल दोनों सीधे हवा में प्रकट हो गए और अंतिम बॉस की स्थिति को एक नजर में देख लिया। ब्लैक विची ने टेलीपोर्टेशन का उपयोग जारी रखा और बॉस के सिर के ऊपर पहुंच गई। मुझे करने दो, मैं उसे मारने जा रहा हूं। इतना कहकर जिन हुआन ने पवित्र तलवार उठाई और छलांग लगा दी। एक ही वार में गोब्लिन राजा को काट दिया। वेफेंडा ने देखा कि उनका बॉस मांस के लोथड़े में बदल गया है और उनके साथी डर के मारे भाग खड़े हुए और यह युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया। ब्लैक विची खुशी से चिल्लाई, बहुत अच्छा। हमने 1 घंटे से भी कम समय में कालकोठरी को पार कर लिया और मरने वाले शिकारियों की संख्या भी बहुत कम थी। जिन हुआन, तुम वास्तव में अद्भुत हो। जिन हुआन यह देखकर दंग रह गया। अब तक ब्लैक विची की छवि हमेशा क्रूर और निर्दयी रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके पास इतना सरल और दयालु पहलू भी है। ब्लैक विची की सुंदर और उज्ज्वल मुस्कान देखकर जिन हुआन को अचानक लगा कि उसे प्यार हो गया है। इन कीमती अनुभवों के कारण जिन हुआन लगातार बदल रहा था। इस क्षण से उसे अब उस तथाकथित अहंकार की आवश्यकता नहीं थी। उसने अपना लक्ष्य पा लिया था। वह सभी की स्वीकृति पाना चाहता था और हमेशा उनकी रक्षा करना चाहता था। जियान दी उसके लिए खुश थे। यह बदमाश आखिरकार थोड़ा परिपक्व हो गया है। रैंकिंग समाप्त होने के बाद शीर्ष 10 में अभी भी वही कमांडर थे। फिर सभी को 12वें स्तर के महल में टेलीपोर्ट कर दिया गया। जैसे ही लिटिल क्यूट उसे प्रशंसा करने दौड़ी, जिन हुआन ने उसे रोक दिया, क्योंकि उसे अब एक बात की घोषणा करनी थी। क्या पहले कमांडरों ने जिन हुआन से वादा नहीं किया था कि वे बिना किसी शर्त के एक काम करेंगे? अब वादा निभाने का समय आ गया है। जिन हुआन ने कहा कि अब से आप सभी महल के अंदर ही रहें और कुछ भी न करें। मैं 5 दिनों के भीतर अकेले 20वें स्तर तक पहुंच जाऊंगा। कमांडर बहुत हैरान थे। यह तो बिल्कुल असंभव है। ब्लैक विची ने दयालुता से जिन हुआन को चेतावनी दी कि वह बहुत अधिक अंधा आत्मविश्वास न दिखाए।
यह जान लो कि हमारे बड़े युद्ध समूहों ने वर्षों का समय खर्च किया था, तब जाकर केवल 10वें स्तर तक पहुंच पाए थे। लेकिन जिन हुआन ने अपना मन बना लिया था, उसने ईमानदारी से सभी से विनती की कि वे उसकी बात मान लें, चाहे कुछ भी हो जाए। आप बस यहां 5 दिनों तक मेरा इंतजार करें। इतना कहकर विशाल टावर ने 11वें स्तर के पुरस्कार जारी करना शुरू कर दिए। लेकिन जिन हुआन की अभी की हरकत के कारण डेमन किंग को फूट डालने का मौका नहीं मिला। वह बहुत गुस्से में था और जिन हुआन को जल्दी से अपना पुरस्कार चुनने के लिए कहा। लेकिन जिन हुआन अभी भी अडिग था। लिटिल क्यूट ने प्यार से जिन हुआन को देखा और अंत में उसकी प्रार्थना मान ली। आखिर वे सभी कीमती जानकारियां जिन हुआन ने ही दी थीं और हम कमांडरों ने उससे वादा भी किया था कि हम बिना किसी शर्त के एक काम करेंगे। इसलिए तर्क के आधार पर हमारे पास विरोध करने का कोई कारण नहीं था। ब्लैक विची को थोड़ा सिरदर्द हो रहा था। हालांकि वह जिन हुआन की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, लेकिन वह ऐसा ही कर सकती थी। हालांकि कमांडर मान गए थे, लेकिन तलवार संत बुजुर्ग नहीं माने। उनका जिन हुआन के साथ पहले से एक समझौता था कि वह इस दौरान 24 घंटे उसकी निगरानी करेंगे, चाहे वह कहीं भी हो। जिन हुआन को यह बहुत अच्छा लगा। अगर तलवार संत उसे डेमन किंग को हराने में मदद करते हैं, तो उसके पास और भी अधिक आत्मविश्वास होगा। और सभी को अलविदा कहने के बाद जिन हुआन मुड़कर चला गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दोनों सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गए। ये सभी एनपीसी और दृश्य ग्रे हो गए थे। समय भी जैसे अभी के लिए रुक गया था। जिन हुआन ने समझाया, शायद इसलिए कि हमने पुरस्कार और पद नहीं चुना। ये भूमिका निभाने वाले मिशन और स्तर सक्रिय नहीं हुए, इसलिए यह नजारा ऐसा हो गया है। बात करते करते डेमन किंग भी लगातार जिन हुआन पर दबाव डाल रहा था, जल्दी से पुरस्कार चुनो। लेकिन जिन हुआन ने उसे अनसुना कर दिया, क्योंकि उसे एक अच्छा विचार आया था। वह यहां पहले ही डेमन किंग को खत्म कर देना चाहता है। फिर जिन हुआन ने मिनी मैप निकाला और डेमन किंग की स्थिति का पता लगाया। जैसे ही दोनों उस स्थान पर जाने के लिए तैयार हुए, डेमन किंग आखिरकार और सहन नहीं कर सका। वह गुस्से में अपने असली रूप में प्रकट हुआ और अचानक दोनों के सामने आ गया और जिन हुआन को तुरंत नियमों का पालन करने की चेतावनी दी और प्रक्रिया के अनुसार चलें। जिन हुआन ने पवित्र तलवार उठाई, डेमन किंग की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं नियमों को तोड़ना ही चाहता हूं और यहीं तुम्हें मार डालूंगा, ताकि कोई भी तुम्हारे हाथों मर न सके, क्योंकि मुझे एक पूर्ण अंत चाहिए। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया। वह एक क्रूर काले पानी में बदल गया और जिन हुआन को निगलने के लिए उसकी ओर बढ़ा। हालांकि इस समय रुके हुए संसार में जिन हुआन एक शाश्वत और अजेय अस्तित्व है।